सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो सेमेस्टर 4th के स्टूडेंट हैं उनने जो मेजर में अगर पोल साइंस ली रखी है आपने, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगर आपका सब्जेक्ट है, तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बिकॉज हम इस वीडियो में पूरे पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के जितने भी यूनिट हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और उसके आंसर के साथ आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड ये जो नोट्स है वो आप परचेज भी कर सकते हो। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे मैसेज करके ये जो पीडीएफ है वो परचेज कर सकते हो। एंड ये आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो पढ़ने में, आप वो वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो। एंड दूसरा फायदा आपका ये होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। दूसरी चीज़, आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया की ऑल यूनिट कहीं नहीं मिलेगी अभी। तो इसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो यूनिट वाइज भी है, यानी आपका वो यूनिट भी कवर कर रहा है, सारे यूनिट। तो आपके जिस भी यूनिट से अगर जैसे भी क्वेश्चन बने, आप कर तो जरूर लोगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके पास, नहीं बहुत अच्छे मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड वहां से आप नोट्स भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम कर रहे हैं यूनिट वाइज। ओके, तो जितने यूनिट हैं हम यूनिट वाइज यूनिट करेंगे। जैसे यूनिट चल रही है हमारी फर्स्ट यूनिट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं सबसे पहले, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से बनता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्टडिंग अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो हमें अध्ययन करना है सार्वजनिक संस्थाओं का। तो उसी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सार्वजनिक संस्थाओं की अवधारणा को परिभाषित करें। सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। या दूसरा क्वेश्चन इसमें आप ऐसे करके पूछ सकता है कि संस्थाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। यानी हमारे जितने भी सार्वजनिक संस्था है, अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी होगी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, या तो आप इसमें भी आप पढ़ोगे तो एक ही वीडियो से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और आपको पूरा जो आपका सब्जेक्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऑल यूनिट्स, वो भी एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो जो सार्वजनिक संस्था यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसकी अवधारणा को परिभाषित करना है। क्या होती है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, क्या होता है सार्वजनिक संस्था, क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी है, तो ये सब आपको इसमें बताना है। और सार्वजनिक संस्थाओं का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड है और में कि संस्थाओं के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। हम किस किस दृष्टिकोण से हम सार्वजनिक संस्थाओं को देखते हैं, इसके बारे में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर आपको कोई भी क्वेश्चन आए फर्स्ट यूनिट से कि आपको पूछ रहा हो सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में बताइए, तो आपको आंसर यही लिखना है। क्योंकि आपको इस आंसर में आपको जितने भी सार्वजनिक संस्थाओं से मिलेंगे आपको आंसर बन जाएगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन पूरा नहीं देखना है, आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है। सार्वजनिक संस्थाओं के बारे में पूछ रहा है अगर, तो आपको ये आंसर लिखना है। और अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी जिससे नीति आयोग लिखा हो, मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं सार्वजनिक संस्थाओं का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो परिचय जानते हैं, सार्वजनिक संस्था होती क्या है। सार्वजनिक संस्थाओं को हम आयोग भी कहते हैं, निकाय के रूप में भी संबोधित करते हैं। मतलब हम सार्वजनिक संस्थाओं को निकाय भी कहते हैं और आयोग भी कहते हैं और संगठन भी कहते हैं। इसे विशिष्ट कार्य हेतु बनाया जाता है, यानी किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है जहाँ पे विशेषता की जरूरत हो। मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है वहाँ पे सार्वजनिक संस्था बनाए जाते हैं। जैसे हमारी पैसों को सुरक्षित करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी तो हमने आरबीआई बनाया।
और कानून बनाने के लिए हमें लगी तो हमने नीति आयोग बनाया। हमें इलेक्शन कराने के लिए एक निष्पक्ष और चुनाव कराना था हमारे, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री हमारा, लोकतंत्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत। तो इसमें एक फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो कराने के लिए सार्वजनिक संस्था यानी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। मतलब सबको एक जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। आप देखोगे CVC, CIG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो मैंने पढ़ाया है आपको, जितने भी ये ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार की रक्षा करने हेतु, मतलब सबकी एक क्या है, विशेषता है। सबको क्यों बनाया गया है? अपनी विशेषता के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि हम हर कार्य को सरकार अकेले नहीं दे सकती, इसलिए उसने क्या करा, सरकार ने क्या करा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाए लोगों के लिए। और इस इंस्टीट्यूट के बिना लोगों की जीवन की संभावना, हम कह सकते हैं, नहीं हो सकती। बर्बरता आ जाएगी, मत्स्य न्याय आ जाएगा, अराजकता आ जाएगी, जैसे कि स्टेट से पहले था। तो स्टेट को चलाने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इसे हम मुख्य दो रूप में देख सकते हैं या दो भागों में बांट के देख सकते हैं कि संस्था क्या होती है। सबसे पहली बात तो संस्था क्या होती है, तो सार्वजनिक संस्था दो तरह की होती है, एक होती है संवैधानिक और एक होती है गैर संवैधानिक। संवैधानिक वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, यानी जिसके बारे में हमें संविधान में, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें अगर जिस इंस्टीट्यूट के बारे में, जिस संस्था के बारे में आपको दे रखा है, बता रखा है, उसकी जानकारी दे रखी है, तो वो हो जाता है संवैधानिक। और हमारा जो भारत का संविधान है, उसमें अगर उस संस्था का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, तो वो जो संस्था होती है वो गैर संवैधानिक होती है। पर ये संस्था क्या है, लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाती है, संसद द्वारा बनाई जाती है। जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है। हमारे जो अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा बनाई जाती है। इस संस्था की जानकारी जो है वो, और इस संस्था को जो शक्ति है वो संसद ही प्रदान करती है, संसद द्वारा बनाया जाता है कानून पास करके। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो सार्वजनिक संस्था है वो दो प्रकार की होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। चलिए अब जानते हैं कि संवैधानिक क्या होता है और गैर संवैधानिक क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार और आपको बताती हूँ। तो संवैधानिक संस्थाएं जो है, हम संवैधानिक संस्था भी कह सकते हैं, निकाय भी कह सकते हैं, आयोग भी कह सकते हैं। तो ऐसे निकाय, संस्था या आयोग जिसे गठन के बारे में हमें संविधान से प्राप्त होता है, जिस मतलब संविधान में जिसके बारे में हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, वो हमारे संवैधानिक संस्था होती है। चाहे ये संविधान में हो, चाहे हम संविधान में संशोधन करके उसको बाद में भी ऐड किया गया हो, पर संविधान में हो तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। जैसे कि हमें जो हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हमें 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, उसमें जो जो यूनिट दे रखी है और जो जो हमें इंस्टीट्यूशन पढ़ने हैं, अगर उसमें से हम देखें कौन सा संवैधानिक है, तो हमारा ECI यानी चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारा संवैधानिक है। संविधान में इसका वर्णन मिलता है कि यह चुनाव कराएगा, निष्पक्ष चुनाव कराएगा, इसके गठन की जानकारी है। और आर्टिकल 324 में, 324 में, अनुच्छेद 324 में आपको चुनाव आयोग के बारे में आपको पता लगेगा। दूसरा है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है आपका, उसके बारे में आपको, कैग के बारे में आपको आर्टिकल 148 में आपको मिलेगा। ये भी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। अब गैर संवैधानिक संस्था क्या है? गैर संवैधानिक संस्था ऐसे संस्था, निकाय या आयोग होते हैं जिसके गठन के बारे में हमें संविधान में नहीं मिलता है, ना ही उसका जिक्र होता है, ना ही कोई इसको क्या करा जाता है, इसे संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि हम देखें, अगर हमारे यूनिट के हिसाब से जो यूनिट में दे रखा है उसमें कौन से गैर संवैधानिक है, तो नीति आयोग हमें पढ़ना है। तो नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका हमें संविधान में जिक्र नहीं मिलता, ये इसको संसद द्वारा बनाया गया है। RBI जो हमारे पैसों की रक्षा करता है, बैंकों का बैंक, तो वो क्या है, वो भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक यानी जो संविधान में ना मिलता हो पर संसद द्वारा बनाया गया हो। मानव अधिकार आयोग, ये भी क्या है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो आप समझ गए होंगे हमारी संवैधानिक संस्था कौन से और गैर संवैधानिक संस्था कौन से है। और जितने मैंने आपको ये संस्था बताए संवैधानिक में और गैर संवैधानिक में, यही हमें पढ़ने भी है पूरे इस यूनिट में। तो अब जानते हैं कि सार्वजनिक संस्था और क्या क्या होते हैं। तो लोक संस्थाओं का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है सार्वजनिक संस्था के पढ़ने के? तो सार्वजनिक संस्था को लोक संस्था भी कहते हैं। तो लोक संस्था को पढ़ने का हमें महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है
क्योंकि ये संस्थान शासन की रीढ़ बनते हैं। ये क्या होता है, किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आकार को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो हमारा गवर्नमेंट होती है, हमारी गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। गवर्नमेंट की बैकबोन कौन होती है? इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के बिना गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती, देश नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको बैकबोन कहा गया है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, यानी सामाजिक, आर्थिक एंड राजनीतिक जितने भी दृष्टिकोण होते हैं, उन सब में क्या एक भूमिका निभाता है, उन सब की एक रोल होता है उसमें। तो जानते हैं अब सार्वजनिक संस्थाओं की परिभाषा क्या है। परिभाषा अभी हम जान रहे थे सार्वजनिक संस्था का अर्थ जो होता है वो अलग होता है, परिभाषा जो होता है वो अलग। तो परिभाषा जो होती है वो किसी थिंकर या किसी विद्वान या किसी दार्शनिक द्वारा जो हमें मतलब डिट्टो जो वो बोलते हैं और वो लिखा मिलता है, तो उसको कहते हैं परिभाषा। तो अब हम जानेंगे परिभाषा यानी डेफिनेशंस क्या होती है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, यानी सार्वजनिक संस्था की। तो सार्वजनिक संस्था की जो परिभाषा है वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता यानी नोबेल प्राइज विनर है डगलस नॉर्थ। जो डगलस नॉर्थ है, ये इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल रखा है। तो डगलस नॉर्थ ने पब्लिक इंस्टीट्यूशन की एक डेफिनेशन दी है, एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है यानी सार्वजनिक संस्था जो है वो एक संस्थावादी परिप्रेक्ष्य के तौर पे ये कहते हैं कि ये अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, इन सब का क्या है एक स्कूल है। ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक और सामाजिक विज्ञान का क्या है एक स्कूल मानते हैं वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिणामों को आकार देने में संस्थानों की भूमिका पर जोर देता है। ये मानते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो राज्य का एक स्कूल होता है जो क्या करता है आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे क्या करता है एक आकार देता है राज्य को। डगलस नॉर्थे ने अन्य संस्थागत अर्थशास्त्रियों के साथ ये समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपना कि संस्थाएं व्यवहार, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को कैसे प्रभावित करती है। इन सब पे डगलस ने रिसर्च किया और डगलस ने ये परिभाषा दी है कि जो सार्वजनिक संस्था है वो क्या है संस्था इंस्टीट्यूशन का क्या है एक अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान का एक स्कूल है। ये उनकी एक परिभाषा है। तो आप परिभाषा जरूर लिखकर आइएगा एग्जाम में, आपको जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छे नंबर देगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि डगलस कहते हैं कि एक संस्था किसी दिए गए मानव समुदाय के भीतर व्यक्तियों के एक समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने वाली सामाजिक व्यवस्था और सहयोग करने वाला तंत्र है। यानी एक संस्था जो है वो किसी दिए गए मानव समुदाय के भीतर जो है व्यक्ति के समूह, व्यवहार और नियंत्रित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का एक सहयोग तंत्र है, ये मानते हैं डगलस। तो आपने परिभाषा देख ली। आपको कैसे लिखना है आंसर, बिल्कुल डिट्टो ऐसे लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कुछ डिटेल देनी है, परिचय, जैसे मैंने आपको पहले परिचय दिया, उसके बाद मैंने आपको परिभाषा दी, उसके बाद आगे बिल्कुल ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपको बिल्कुल पासिंग से भी बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं हाईएस्ट नंबर, वो मिलेंगे। बट आपको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे ही रखना होगा। चाहे आप कम लिखिए, जितना आप समझ पाए अपनी भाषा में लिखिए, पर जो हेडिंग डाल के ना, ये हेडिंग आप मत भूलिएगा, हेडिंग डाल के ऐसे लिखिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि संस्थाएं संगठन और व्यक्ति दोनों का गठन करती है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन का कार्य क्या होता है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन क्या करती है, तो जो संगठन शब्द है इसका तात्पर्य होता है सार्वजनिक निकायों मतलब राजनीतिक दलों, एक नगर परिषद, एक प्रशासनिक प्राधिकरण, आर्थिक जीवन में कानून व्यक्तियों यानी फॉर्म रेंट यूनियनों, पारिवारिक फॉर्म सहकारी समिति जो होते हैं, और शैक्षणिक प्रणाली की एजेंसी यानी स्कूल और जो विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत आते हैं, इन सब का क्या है ये केंद्र है। यानी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, संगठन में सब चीज आ जाते हैं। संगठन 3 प्रकार के होते हैं, बता रहे हैं ये। एक होता है सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक निकाय में आ जाता है राजनीतिक दल, पॉलिटिक्स पार्टी आ जाती है, नगर परिषद आपके होते हैं ना, नगर पालिका वगैरह वो आ जाती है, प्रशासनिक से रिलेटेड जितने भी
हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आ जाते हैं, कानून, पुलिस वगैरह जो होते हैं, बैंक वगैरह, वो सब आ जाते हैं। और व्यक्तिगत में आ जाते हैं फॉर्म, परिवार, सहकारी समिति। जैसे सहकारी समिति आप समझते हो, जैसे मदर डेयरी और सुधा डेयरी, ये सब जो होते हैं, ये सब एक सरकार की एक समिति होती है, सरकारी समिति, इनका कोई मालिक प्राइवेट नहीं होता है, वैसी सरकारी समिति। तीसरे होते हैं शैक्षणिक प्रणाली एजेंसी, जैसे स्कूल, विश्वविद्यालय, ये भी क्या होता है, ये भी एक संगठन होते हैं। संगठन 3 प्रकार के होते हैं, आप समझ गए। यदि संस्थाएं खेल के नियम है तो संगठन खिलाड़ी है, जो नियमों के अनुसार क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। ये नॉर्थे ने एक डेफिनेशन ये भी दी है। नॉर्थे जो है वो कहते हैं कि जो संस्था है यानी जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, वो क्या है, वो एक प्लेयर है, और ये क्या करती है, हमेशा प्ले करती रहती है अपने गेम को। इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। अब जानते हैं सार्वजनिक संस्थाओं का कार्य मेन क्या है। तो सार्वजनिक संस्था वे संगठन है जो जनता को सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब सरकार द्वारा जो इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती और लोगों का कल्याण हो, उसी को इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। जैसे स्कूल भी कह सकते हो आप, स्कूल हमें पढ़ना नहीं है हमारी यूनिट में, स्कूल, अस्पताल, पर ये सब भी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। हमें जितना दिया गया है हमें उतना ही पढ़ना है, बट ये सब भी हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सहकारी एजेंसियां जो होती हैं, जैसे मैंने बताया मधुसूदन, मदर डेयरी, सुधा डेयरी जो होते हैं, और चुनाव आयोग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, पुलिस, आरबीआई, ये सब क्या है, ये सब हमारी एक संस्था है। यह राज्य का भागीदार होते हैं, इनके बिना देश चलाना संभव ही नहीं है। इसलिए हमें संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि केवल हर जगह सरकार नहीं जा सकती, इसलिए हमें इन सब की क्या होती है, जरूरत होती है। इसलिए हम इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंस्टीट्यूशन नहीं जानेंगे तो इंस्टीट्यूशन ही तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। औपचारिक संस्थाएं लोगों को सेवाएं प्रदान करना क्या और समाज के कमजोर वर्ग जो होते हैं उसका कल्याण करना उनका काम होता है। सार्वजनिक धन जो होता है, मतलब जो जनता का धन होता है, उसका जवाबदेही, उनकी रक्षा करना, दीर्घकालिक उनकी स्थिरता करना, बुनियादी ढांचे उनका विकास करना, ये सारे काम, प्रबंधन, कूटनीति, सब काम इंस्टीट्यूशन का होता है। इंस्टीट्यूशन ही क्या करती है, जनता के लिए कानून बनाती है। इंस्टीट्यूशन ही क्या करती है, इलेक्शन कराती है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है। मानव अधिकार क्या करती है, रक्षा करती है लोगों के मौलिक अधिकारों का, मानव अधिकारों का। और जैसे कि नीति आयोग है वो भी कानून बना लेती है आपके लिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आरबीआई, वो क्या करती है, आपके पैसों की रक्षा करती है, बैंकों को कंट्रोल करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है। तो सबका अपना अपना एक काम है, इसलिए औपचारिक रूप से ये सब हमारे समाज में क्या करते हैं, कल्याण का काम करते हैं। अब जानते हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसकी चुनौतियां क्या हैं। तो हमारी जो सार्वजनिक संस्था है उसकी चुनौतियां हैं, फंडिंग सीमित करना। जो आरबीआई है उसके द्वारा जो फंडिंग सीमित करते हैं वो, कि जितने भी धांधली ना हो, इसलिए आरबीआई को बनाया गया है। और आरबीआई कंट्रोल भी करती है बाजार में कि महंगाई ना हो। आरबीआई क्या करती है, जब भी रेपो रेट, आप अगर आपका आरबीआई आप पढ़ोगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट जब बढ़ता है तो क्या होती है, महंगाई, जो लोन होते हैं वो महंगे दर पे मिलते हैं, और क्या हो जाती है फिर, जो समाज होता है उसमें क्या होता है, रेपो रेट बढ़ने से लोन जल्दी नहीं मिलता है और महंगाई को फिर कंट्रोल करा जाता है आरबीआई द्वारा। और जो फंडिंग होती है उसको भी सीमित क्या करती है, आरबीआई करती है, सारे बैंकों की निगरानी करती है। जैसे आपने अभी पेटीएम के बारे में सुना होगा, तो आरबीआई ने उसको रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो फंडिंग, अगर आपका केवाईसी ना हो तो आपकी जानकारी कैसे पता लगेगी फंडिंग की कहाँ हुई है। तो इसलिए आरबीआई हर चीज को कंट्रोल करती है। नौकरशाही प्रक्रिया यानी जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का देखरेख भी कौन करती है, इंस्टीट्यूशन करती है। इसकी और चुनौती क्या है कि राजनीतिक प्रभाव, नीति आयोग,
नीति आयोग पे राजनीतिक प्रभाव बहुत रहता है, इसको कम करने की जरूरत है, ये इसकी चुनौती है। बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग, सोशल मीडिया और ये बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग। अब इन लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, लोगों की आवश्यकताएं और नौकरी चाहिए, तो इस चुनौतियां इंस्टीट्यूशन का काम है, ये चुनौती जवाबदेही और पारदर्शिता। मतलब इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे आरबीआई, कैग हो गई और हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गई, इन लोग का भी एक काम है कि आपको एक पारदर्शिता रहना चाहिए कि चुनाव अच्छे से हो, आप फंडिंग की भी जानकारी दो, आप जवाबदेही हो जनता के प्रति। भ्रष्टाचार को दूर करना इनकी एक सबसे बड़ी चुनौती है, जो कि सीबीआई, सीवीसी और कैग द्वारा की जाती है। पुरानी पीढ़ी को इंस्टीट्यूशन से जोड़ना, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती कह सकते हो आप है। निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मानव अधिकारों की रक्षा करना, कि किसी का हनन ना हो और सबको न्याय मिले, ये सब इनकी क्या है, चुनौतियों में आ जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया कैसे आपको आंसर लिखना है, और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा। आपका आंसर इतना बेस्ट होगा, आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको बिल्कुल वैसे, और लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष। देखो मैंने आपको निष्कर्ष भी कितना छोटा दिया है, देखो क्या दिया है निष्कर्ष में, आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर समझ आ जाएगा कि सार्वजनिक संस्था क्या है। सार्वजनिक संस्था ना तो राज्य में बर्बरता, अराजकता, शोषण, मत्स्य अन्याय होगा और देश में अंधकार में चलेगा। मतलब सार्वजनिक संस्था ना हो तो, अगर सार्वजनिक संस्था किसी देश में ना हो, ये सारी जो सार्वजनिक संस्था हम पढ़ रहे हैं सारी ना हो, तो देश में क्या हो जाएगा, बर्बरता हो जाएगी, बर्बर की स्थिति हो जाएगी, अराजकता हो जाएगी। सब में क्या होगा, लोग लड़ाई काट मार, सब शोषण होने लगेगा। मत्स्य न्याय, बड़ी अमीर लोग अमीर हो जाएंगे, गरीब लोग अमीर हो जाएंगे। धांधली बहुत, मतलब क्या हो जाएगा, रक्षा, पुलिस नहीं होगी तो किसी की रक्षा नहीं होगी, बैंक का होगा तो किसी का पैसे संभालने वाला कोई नहीं होगी, चोरी होगा। सोच सकते हो आप, चुनाव नहीं होगा तो कैसे चुनाव आयोग नहीं होगा तो कैसे चुनाव में धांधली होगी। आरबीआई नहीं होगा तो बैंक को कौन संभालेगा, महंगाई को कौन संभालेगा, पुलिस नहीं होगी तो रक्षा कौन करेगा। तो ये सब तो इंस्टीट्यूट ही है ना हमारे, तो इन सब के बिना हम कैसे अपना जीवन की हम कल्पना भी असंभव है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो क्या है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बिना हमारा देश क्या हो जाएगा, अराजकता, शोषण, मत्स्य न्याय बढ़ जाएगा, और पैसों की रक्षा नहीं हो पाएगी, हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको राज्य की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, जिसके बिना राज्य की कल्पना असंभव है। यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट जो आंसर है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, इसका आंसर कंप्लीट होता है, साथ ही आपका फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट यूनिट भी नहीं पढ़ा हो तो आप इतना भी फर्स्ट यूनिट के लिए आपका ये फर्स्ट यूनिट ही मैंने कवर कर दिया है। ओके, अब चलते हैं सेकंड यूनिट पे एंड सेकंड यूनिट के क्वेश्चन पे। तो सेकंड यूनिट के क्वेश्चन से बनता है कि नीति आयोग के कार्य एवं संरचना की व्याख्या करें। तो नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यों की उपलब्धियां और उसके द्वारा शुरू की गई जो पहल है उसकी विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि नीति आयोग के कार्य बताएं, स्ट्रक्चर बताएं, या तो आपको पूछ सकते हैं नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है। तो आपको अगर नीति आयोग पूछे, उसकी संरचना, कार्य अगर आ गया, वैसे आपको यही पूछेगा नीति आयोग के कार्य क्या है, संरचना क्या है, या आपको उसकी उपलब्धियां, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगी। अगर आपको नीति आयोग आए तो आपको आंसर यही लिखना है। जैसे मैंने बताया सार्वजनिक संस्था है तो आपको आंसर फर्स्ट वाला लिखना है, एंड नीति आयोग आए तो आपको आंसर बिल्कुल यही लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो आपको आंसर कैसे करना है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन नीति आयोग का है तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सार्वजनिक संस्था पूछा है तो आपको फर्स्ट वाला लिखना है। आपको नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो आपको आंसर यही लिखना है। आप गारंटी मेरी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। नीति आयोग के कार्य, संरचना की व्याख्या कीजिए। या नीति आयोग के उद्देश्य, कार्य, इसमें भी देखो कार्य आ रहे हैं, उपलब्धियां आती है। आप अगर संरचना, उपलब्धियां ये सब लिखोगे ना तो ये सब एक ही में आ जाते हैं। अगर आप पूरा ये नोट से तैयार कर लोगे ना तो आपको एक ही में आता है। आप पूरा चीज लिखोगे आपको पूरा, आपको जो आंसर है वो कवर हो जाता है। अब देखते हैं उत्तर हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप परिचय दोगे। देखो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये बताया, सबसे आपको परिचय से स्टार्ट करना है एंड निष्कर्ष से पे खत्म करना है, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे स्ट्रक्चर वाइज अगर लिखोगे तो। सबसे पहले आप
कोई भी आंसर लिखो ना, सबसे पहले आप लिखा करो ऐसे, परिचय, ऐसे लिख दिया करो परिचय, और उसके बाद लिखना स्टार्ट करा करो एक चीज कि जो आप लिख रहे हो वो जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप बात कर रहे हो वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, फिर आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता है। आप लिख दोगे पहले परिचय, उसके बाद लिखोगे कि जैसे नीति आयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है नीति आयोग क्वेश्चन में पूछ रखा है नीति आयोग, तो आपको सबसे पहले देखो पूछ क्या रखा है, वो जो पूछ रखा है वो संस्था कौन सी है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, आपको ये जानना जरूरी है। और सबसे पहले आपको यही चीज ही लिखना है आपने आंसर में कि संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, यहीं से स्टार्ट करना है, आपके नंबर सबसे बेस्ट रहेंगे अगर आप ये ऐसे स्टार्ट करोगे। तो आपको लिखना है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, आपको यही याद करना है, जितने भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ोगे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा ये चीज कि कौन से संवैधानिक है कौन से गैर संवैधानिक है। तो नीति आयोग आपका एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसका आपको संविधान में जिक्र नहीं मिलता है, इसको संसद द्वारा बनाया गया है। तो जो हमारा नीति आयोग है उसको जानने से पहले हमें योजना आयोग जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, फिर उसको 2014 में नाम बदल के नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया था, नीति आयोग कर दिया था। तो योजना आयोग जानना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं हम कैसे स्टार्ट करेंगे आंसर। तो आपने पहले ये लिख दिया कि संवैधानिक की गैर संवैधानिक संस्था है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे योजना आयोग के बारे में। अगर आपको नीति आयोग से कोई भी क्वेश्चन आया हो तो आप लिखोगे योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी। क्योंकि थी क्यों लिखा है? क्योंकि थी, अब नहीं है, अब नीति आयोग है। आप इतना तो लिख सकते हो, ये तो इजी भाषा है। ये क्या थी आपको पता है, योजना आयोग, तो योजना आयोग तो कोई चीज थी, तो आप इतना तो लिख सकते हो योजना आयोग एक संस्था थी, क्योंकि हम संस्था ही पढ़ रहे हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं। या आप लिख सकते हो इंस्टीट्यूशन थी, इंस्टीट्यूशन को संस्था कहते हैं ना हिंदी में, तो आप ऐसे तो लिख सकते हो। तो आप सबसे पहले लिख देना योजना आयोग भारत सरकार की संस्था थी, जिसने अन्य कार्यों के साथ साथ भारत की जो पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। ये क्या करता था? ये भारत में जो पंचवर्षीय योजना भारत की बनती थी वो बनाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और 2014 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। कितना इजी है, आप इतना सा बता दोगे। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कि भारत का योजना आयोग जो है वो 15 मार्च 1950 को भारत के प्रधानमंत्री, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, तो आप ऑब्वियसली आप बता दोगे कि 15 मार्च, आपको बस आप डेट नहीं भी लिखोगे तो आप 1950 लिख देना कि 1950 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको बनाया गया था। भारत का योजना आयोग जो है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। आपको पता है अभी भी कि प्रधानमंत्री कौन सी सरकार का होता है? केंद्र सरकार का ही होता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। इसका कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है, मतलब इसका संवैधानिक आधार और कानूनी अधिकार नहीं है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि हमने फर्स्ट में मैंने क्या कहा, आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना है कि आप जो संस्था पढ़ रहे हो वो संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक। तो हमने क्या पढ़ा कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक है ना, तो गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। क्यों नहीं है कानूनी अधिकार? क्योंकि हमारी जो कानून की पुस्तक है वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी संविधान, भारत का संविधान है। संविधान में नहीं है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका कोई आधार ही नहीं है संविधान में। उसके बाद आप लिखोगे कि मार्च 1950 में भारत सरकार ने देश के संसाधनों को, मतलब देश के संसाधन, क्योंकि उस समय हमारा क्या हुआ था, देश बंटवारा हुआ था। आपको पता है 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1950 में हमारा जो कानून है वो लागू किया गया था, मतलब हमारा जो संविधान है उसको ही 1950 में लागू किया गया था। तो 1950 में लागू किया गया था, तो उसके हिसाब से अब हमें हमारे देश के संसाधन को बांटना था लोगों तक में, और इंस्टीट्यूशन लोगों को चलाना था, और चुनाव भी कराना था हमें। तो इसके लिए ही भारत सरकार द्वारा ये चुनाव आयोग का भी गठन किया गया था। किसके अंतर्गत ये भी हुआ था? उसी समय नीति आयोग जो आज है वो योजना आयोग के नाम से पहले जाना जाता था, उसे बनाया गया था। तो योजना आयोग उस समय बनाया गया था देश में संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और उत्पादन को बढ़ावा देकर और भारत के सभी वर्गों को रोजगार का जो अवसर है वो प्रदान करना, इनका क्या था? एक संकल्प था। तो योजना आयोग की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो संसाधन है उसको लोगों में अच्छी तरह से बांट सके, उसका उपयोग अच्छा हो सके, और जो प्रोडक्शन है, भारत की उत्पादन शक्ति है, उसको भी बढ़ाया जा सके, और जो रोजगार है लोगों तक पहुंचाया जा सके,
क्योंकि उस समय नया नया देश आजाद हुआ था, तो लोगों को रोजगार चाहिए था, हर चीज चाहिए था, संसाधन का बंटवारा था, उत्पादन अच्छा हो, ये सब चाहिए था। तो इन सबको मैनेज करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग बनाया गया था। तो उसका नाम बदल दिया 2014 में। तो अभी भी बहुत से ऐसे काम है जो योजना आयोग यही काम करता है अभी भी। तो योजना आयोग की भूमिका में भारत के सभी संसाधनों का आकलन करना था, उनका कुशलता पूर्वक उपयोग करना था, कैसे हम इन संसाधनों का उपयोग करेंगे, और प्राथमिकता निर्धारित शामिल करना था कि किस ये संसाधन किसके हिस्से में जाएगा। और क्या काम था इसका? आयोग के प्रमुख जो थे वो पंडित नेहरू थे, क्योंकि पंडित नेहरू द्वारा ही बनाया गया था, फर्स्ट प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो पंडित नेहरू ही थे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, तो पंडित नेहरू द्वारा ही बनाया गया था, सिंपल सी। चलो अब जानते हैं कि भारत में योजना आयोग की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो चलिए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो था प्रधानमंत्री। मैंने आपको बताया बैठक की अध्यक्षता भी वही करता था। उपसभापति उपयोग के वास्तविक प्रमुख थे। उनको कैबिनेट मंत्री में पंचवर्षीय योजना द्वारा मसौदा मतलब कानून तैयार करने की उनकी भूमिका थी। इसमें और डिप्टी चेयरमैन भी थे। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ये कुछ अवधि के लिए इनको रखा गया था। उन्होंने कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। इसके अलावा उनके पास कोई मतदान का अधिकार नहीं था। ये क्या थे? ये आंचलिक सदस्य थे, कुछ केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल थे। तो योजना आयोग के पद पर कौन कौन होते थे? वित्त मंत्री और योजना मंत्री जो होते थे, ये दोनों इसमें होते थे। तो भारत के योजना आयोग के कार्य क्या थे? तो भारत में जो योजना आयोग थी, जिसे अब नीति आयोग बना गया, इसका कार्य था कि तत्कालीन कर्मियों सहित देश की पूंजी सामग्री मानव संसाधनों का आकलन करना। मैंने आपको बता दिया इसका काम क्या था। उस समय तत्कालीन था, देश बंटवारा हुआ था, देश नया आजाद हुआ था, तो देश में सब चीज कानून बनाना, व्यवस्था बनाना, चुनाव कराना, सब इस पे जिम्मेदारी थी। तो योजना आयोग ने क्या करा? देश का बंटवारा मतलब जो मानव संसाधन थे उनका आकलन करना, ये सब कार्य उनका था। संसाधनों को कुशलता पूर्व इससे का योजना तैयार करना, लोगों में अच्छी तरह से बांटना और सभी की आवश्यकताओं को परिभाषित मतलब पूरा करना और इसको परिभाषित करना, ये इनका काम था। तो उसके बाद क्या हुआ? 2014 में नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया और उसके थोड़े काम भी बदल गए। तो हमारा क्वेश्चन हमारा नीति आयोग ही था। तो चलिए हमें पहले थोड़ा योजना आयोग के बारे में आपको बताना, उसके बाद आपको नीति आयोग के बारे में स्टार्ट करना है। तो आप जानते हैं नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जानते हैं नीति आयोग की पृष्ठभूमि। जैसा कि आप जानते हैं योजना आयोग था नीति आयोग पहले 1 जनवरी 2015 को इसे नए संस्थान द्वारा बदल दिया गया, यानी योजना आयोग से 2015 में क्या बना दिया गया, इसे 2014 में इसको अनुमति मिल गई थी, 2015 में ये बन गया था नीति आयोग। ये एक सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करता था। शासन और न्यूनतम सरकार की जो संकल्पना है, यानी बॉटम ऑफ दृष्टिकोण पर ये जोर देता था। यानी सरकार क्योंकि हर जगह नहीं जा सकती, तो सरकार ने क्या करा? कानून बनाने, सरकार ने संसाधनों को बांटने के लिए ये जो कानून है इसको बनाया था, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया था। इसकी संयोजना क्या है, इसकी संरचना क्या है? तो इसकी संरचना भी बिल्कुल सेम है योजना आयोग की तरह। क्यों? क्योंकि योजना आयोग ही नीति आयोग बना है। जैसे योजना आयोग में हमने पढ़ा उसका अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री होता था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो जब ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बना, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? उस समय मोदी जी थे, तो मोदी जी होंगे इसके अध्यक्ष। तो मोदी जी इसके अध्यक्ष है, मतलब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष है। इसका क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके जो नामित व्यक्ति है, यानी उनके द्वारा जो चुने गए व्यक्ति है, जैसे उपराज्यपाल जो होती है, इन सब के साथ इनकी अध्यक्षता कराता है। ये उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त करे जाते हैं। प्रधानमंत्री उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है नीति आयोग के। संचालन परिषद कौन करता है इनका जो संचालन परिषद होता है वो होता है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल होते हैं, वो क्या करता है? इसको संचालन करते हैं नीति आयोग को। तो और तटस्थ सदस्य कौन होते हैं इसमें? अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को बारी बारी से 2
सदस्य मतलब क्या कहते हैं, जो आगे के सदस्य होते हैं उसको बारी बारी से 2-2 सदस्य को हटाया जाता है और बिठाया जाता है। पदेन सदस्य जो हमेशा इस सीट पे बैठे रहते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही होते हैं, जो कि केंद्र मंत्री परिषद में के 4 सदस्य होते हैं। यानी क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत चलता है तो केंद्र सरकार ही अपनी मंत्री को चुनेगा, इसलिए 4 मंत्री वो अपने अंदर में चुनता है। इसका जो मुख्य कार्य अधिकारी होता है जिसे सीईओ कहते हैं, वो भारत सरकार का सचिव होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है। और इसमें एक ऐसा भी पद होता है जो विशेष आमंत्रित पद होता है, मतलब उसे आमंत्रित करके बुलाया जाता है, जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियमित विभिन्न क्षेत्रों में के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बुलाया जाता है आमंत्रित करके। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? नीति आयोग के उद्देश्य, हमने योजना आयोग के उद्देश्य पढ़ा था कि वो संसाधन को बांटना चाहती थी लोगों में अच्छी तरह से, उसका आवंटन करना उसका उद्देश्य था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ ना मिलने का जोखिम हो सकता है। मतलब ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग कह सकते हो, अनुसूचित जाति जनजाति, जिनको हमारी जो आर्थिक प्रगति है, हम जो आर्थिक प्रगति कर रहे हैं पर उसका लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए, ऐसे पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाया गया है। इसका उद्देश्य ये है फर्स्ट। सेकंड कि प्रमुख हितकारों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इसका सेकंड काम है कि जो प्रमुख हितकार है, मतलब जो इसके सपोर्टर है, उन लोगों के साथ राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पे कह सकते हो कि समान विचारधारा वाले जो लोग हैं थिंक टैंकों के साथ, मतलब जो इनकी तरह विचारधारा रखते हो, शैक्षिक और नीति अनुसंधान जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो सलाह प्रदान करना और भागीदारी प्रदान करना चाहते हैं तो उसको प्रोत्साहन करना इसका काम है। दूसरा चीज कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सा और अन्य भागीदारियों के सहयोगी और समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना करना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पे जो विशेष मेडिकल सिस्टम होते हैं, इन सब में भागीदारी करना और जो ज्ञान, नवाचार और जितने भी इन्वेंशन होते हैं इन सबको इनको सहायता प्रदान करना इनका काम होता है। नेक्स्ट के विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे समाधान हेतु मंच प्रदान करना। इंटरनेशनल आपने बहुत सारे मंच सुने होंगे जो एजेंडा बनाते हैं, जैसे G20 वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो क्या करते हैं, वैसे ही ये योजना आयोग द्वारा होता है और ये क्या करते हैं, मंच प्रदान करते हैं लोगों को, लोगों के एजेंडा, लोगों के जो कार्य और लोगों की जो विकास करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको एक मंच प्रदान करता है इंटरनेशनल तौर पे भी और नेशनल तौर पे भी। नेक्स्ट अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत और न्याय संगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ साथ हितकारों के प्रयास में मदद करना इनका काम है। ने जो हमारे आधुनिक जो हमारे संसाधन है, हमारे संसाधन में सतत और न्याय संगत विकास करना, इन्हें गुड गवर्नेंस के तौर पे काम करना कि हमारा जो संसाधन है उसका सतत विकास होते रहे और लोगों को, सबको संसाधन न्याय संगत, सबके पास वो संसाधन पहुंच पाए, सबका हित हो सके, ये सब काम करना किसका, नीति आयोग का काम है। अब चलिए हम लास्ट में देखते हैं थोड़ा कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है। तो नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये क्या करता है, सलाह देने का काम करता है। और योजना आयोग क्या करता था, ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था। ये जैसे कि कोई संविधान से रिलेटेड जो काम दिया गया है वो नहीं करता था। जो नीति आयोग है इसमें व्यापक विशेष सदस्य शामिल होते हैं। आपने नीति आयोग की, मैंने जब स्ट्रक्चर पढ़ाया तो इसमें ज्यादा जो इसमें पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे मेंबर्स थे ना इसमें। अब योजना आयोग में सीमित ही मेंबर्स होते थे, जितने होते थे बस उतने ही होते थे।
नीति आयोग यह एक सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता था, क्योंकि राज्य समान भागीदारी है। ये क्या करता था, नीति आयोग क्या करता है, ये एक सहकारी संघवाद के रूप में कार्य करता है। सहकारी संघवाद आप समझते हैं, जैसे कि जो सरकार के साथ मिलकर जो इंस्टीट्यूशन काम करना चाहती है उसकी तरह, और तो उसके रूप में ये काम करता है। और जो योजना आयोग था वो राज्यों द्वारा जो वार्षिक योजना है उसके रूप में भाग लिया था इन्होंने। मतलब ये वार्षिक रूप से चलता था और ये सहकारी संघवाद के रूप में चलता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव जो CEO है उसके रूप में जाना जाता है। पर जो सचिवों जो योजना आयोग था इसमें सचिवों का सामान्य प्रक्रिया था इसमें नियुक्ति का। मतलब नीति आयोग में जो CEO की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री करता है, और योजना आयोग में सामान्य था उसका नियुक्ति। नीति आयोग ये योजना आयोग के बॉटम अप दृष्टिकोण को केंद्रित करता है, और योजना आयोग जो है ये बॉटम डाउन दृष्टिकोण को केंद्रित करता है। मतलब बॉटम अप का मतलब आप ये कह सकते हो, नीति आयोग जो है वो जनता के कल्याण और जो बॉटम ऑफ मतलब ज्यादा लोगों के कल्याण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लोगों को मंच प्रदान करता है, और बॉटम डाउन में हम कह सकते हो आप ज्यादा मतलब ये जो संसाधन है उन सब का बंटवारा इन सब पे फोकस करता था। नीति आयोग इसके पास नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं था। नीति आयोग जो है वो कानून बना मतलब जो अपने बना तो सकता है, क्योंकि सहकारी संघवाद की तरह काम करता है, अपनी सलाह रख सकता है, पर कानून लागू नहीं कर सकता है। पर जो योजना आयोग था वो राज्यों पर नीतियां लागू भी कर देता था, इसकी अनुमति भी उसे थी, और धन का भी आवंटन उसका काम था योजना आयोग का। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, इस जो योजना आयोग था इसको बदल के नीति आयोग करा गया, और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो आप शुरू में पढ़ा रहे होंगे तो आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सेम ही है। सेम तो है, पर आप अगर इसका अंतर करो ना, और आप एग्जाम में अंतर जरूर ऐसे लिखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंतर जैसे मैंने आपको इसमें बताए आपको दिख रहे होंगे अंतर में, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है नीति आयोग के पास, ये वित्त मंत्री के पास ही होता है। पर योजना आयोग जो था इसका मंत्रालय सरकार को निधि आवंटित करने का भी अधिकार था, मतलब ये पैसे का भी बंटवारा करता था योजना आयोग। तो बहुत सारे चेंजेस किए नीति आयोग योजना आयोग में, और इसको नीति आयोग बनाया गया। अब जानते हैं इससे संबंधित चिंताएं क्या है, चुनौतियां क्या है, नीति आयोग की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो नीति आयोग के पास राज्यों को विवेकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है, जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिए असमर्थ बना देता है। मतलब नीति आयोग के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्य को क्या कर फंड दे सके। ये उसकी एक चुनौती है। और दूसरी कि यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, इसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किसी को लागू कर सके कोई कानून वगैरह, बहुत सलाह दे सकता है ये। तो ये एक इसकी चुनौती है, जो सरकार को अपने विचार जो है उसको परिवर्तन और सुनिश्चित करे बिना इस मुद्दों पर सलाह देना इनके लिए एक चुनौती बनी रहती है। निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीति आयोग की कोई भूमिका नहीं है। इसकी एक ये चुनौती है कि जो सार्वजनिक निवेश होते हैं, जो हम निवेश करते हैं सार्वजनिक तौर पे, उसको ये कंट्रोल नहीं करती है, उसको प्रभावित करने में इसका कोई भूमिका नहीं है। ये क्या है, इसकी चुनौती है। हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण भी हो चुका है, ये भी इसकी बहुत चुनौती है, क्योंकि जो इसमें बैठते हैं लोग वो राजनीति से रिलेटेड लोग होते हैं, जो अपने पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, तो उसको ना करके वो इनसे दूर रहे, तो ये इनकी एक चुनौती है। नीति आयोग को एक गौरवशाली सिफारिश निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आवश्यकता शक्ति का अभाव है। मतलब इसके पास शक्ति का भी अभाव है। तो आप समझ गए होंगे नीति आयोग क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, मैंने ये बता दिया आपको। तो अब आप देखते हैं हम हमारा जो यूनिट नंबर 3 है, और यूनिट नंबर 3 से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के निर्वाचन आयोग से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो क्वेश्चन करते हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंड जो ये क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं।
तो ये क्वेश्चन तो आपके जो एग्जाम है उसमें आने ही आने वाला है ये डेफिनेटली। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में निर्वाचन आयोग के गठन तथा उसकी कार्य पद्धति को सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का इसका विश्लेषण करना है। यानी भारतवर्ष में जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी कार्य, उसकी कैसे वो कार्य करता है, कैसे उसका मतलब नियुक्ति होती है, कैसे उसके वो देखता है, ये सब आपको इसमें बताना है। दूसरी तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन में भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने में भारत की निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है उसका मूल्यांकन कीजिए। ने बताइए कैसे भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाता है और स्वतंत्र चुनाव करवाता है। तो चलिए देखते हैं हमें इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यानी भारत का निर्वाचन आयोग से, तो आपको ऐसे ही आंसर लिखना है एंड आपको मैं जैसे बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही वे में लिखना है। तो सबसे पहले आप हर क्वेश्चन को आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। तो आपको लिखना है कि भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक स्वायत्त कमीशन है यानी एक स्वायत्त संस्था है जो अर्धन्यायिक संस्था है। इसका गठन जो है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के जो प्रतिनिधित्व है उनको चुनना, संस्थानों में प्रतिनिधित्व कैसे चुना जाए इसलिए किया गया। भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ओके, अब देखते हैं भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है, कैसे क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में यानी आर्टिकल 324 में क्या मिलता है हमें, भारत निर्वाचन आयोग का पता चलता है। यानी ये क्या हुई, ये एक संवैधानिक संस्था हुई क्योंकि इसका जिक्र हमें संविधान में मिल रहा है। आर्टिकल में है तो ऑब्वियसली संविधान में है, तो संविधानिक ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। इसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी को हुई थी, 1950 को की गई थी। उसके बाद यह 3 सदस्य निकाय है, मतलब इसमें 3 सदस्य होते हैं। मतलब जो अभी आप अगर न्यूज़ पे देखते होगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बैठते हैं, तो ये जो इसके जो सदस्य हैं वो 3 होता है, एक मुख्य होता है और 2 इसके छोटे छोटे होते हैं इनसे। तो आयोग में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहले 3 थे और फिर क्या हुआ, इसको 2 कर दिया गया। और फिर क्या हुआ, जब ये पहले 1950 में जब इसका गठित हुआ था, मतलब जब पहली बार ये चुनाव आयोग बना था, तो 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयोग सहित एकल सदस्य निकाय था। मतलब अब 1989 तक क्या था, जो ये चुनाव आयोग था इसमें एक ही सदस्य होते थे। फिर इसमें क्या हुआ, बढ़ा के 3 सदस्य कर दिया गया, फिर 2 सदस्य कर दिया गया। भारत के प्रथम निर्वाचन आयोग जो थे, मतलब जो आयुक्त थे, मतलब पहले जो निर्वाचन आयोग के जो फर्स्ट टाइम जो आयुक्त रहे हैं वो थे श्री कुमार जैन थे। और जो वर्तमान में जो आयुक्त है वो राजीव कुमार है। देखते होंगे आप न्यूज़ पे राजीव कुमार आते हैं, तो राजीव कुमार क्या है, हमारे वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है। अब देखते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है, कैसे राजीव कुमार जो अभी है वर्तमान में उसकी नियुक्ति की गई होगी या और किसी की करी जाएगी। तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मैंने बताया ना 3 सदस्य निकाय होती है, मतलब 3 सदस्य होते हैं, इसमें 3 पोस्ट होती है इसकी बड़ी बड़ी। तो 3 सदस्य, इसका मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। कौन करता है, इसका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मतलब इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ज्यादातर ये कौन होते हैं, सिविल सर्विस होते हैं, जो यूपीएससी देके जो आईएएस वगैरह से होते हैं ना, उनकी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, रैंक होती है, तो वही वाले बहुत सारे लोग को इसमें चयन किया जाता है। अब इसका कार्यकाल एवं पद से हटाया जाना देखते हैं। मतलब ये कैसे इसका कार्यकाल कितना होता है, कितने दिन तक इसका मतलब साल तक इसके काम होते हैं, और इसको अगर पद से हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव जो आयुक्त है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल तक होती है। मतलब 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसकी लगभग जो मैक्सिमम है वो 65 होनी चाहिए। जो
सकता है। और जबकि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि 3 सदस्य होते हैं, ये पहला चुनाव आयुक्त की 6 वर्ष होनी चाहिए और जो 2 अन्य होते हैं उसकी जो आयु है वो 62 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। अब जो चुनाव आयुक्त है उसको हटाया कैसे जाता है, तो इसको संसद द्वारा हटाया जाता है कानून पास करके, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो 3 इसमें सदस्य होते हैं, तो जो सबसे मेन सदस्य होते हैं ना उसको संसद द्वारा हटाया जाता है और जो ये 2 सदस्य होते हैं इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे हटाया जाता है। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग का सबसे मुख्य कार्य होता है चुनाव कराना। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और जो राष्ट्रपति आदि जितने भी चुनाव होते हैं ना भारत में, वो सारे चुनाव कराना इसका मुख्य कार्य होता है। सबसे पहला काम चुनाव आयोग का होता है कि चुनाव कराना। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जो महानगर परिषद और तहसील, जिला परिषद, इन सब के जो चुनाव होते हैं वो भी चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। वो राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। मतलब चुनाव आयोग ही नेशनल तौर पे और वो राज्य के तौर पर रहता है, उनके द्वारा कराए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के अब जानते हैं हम कार्य क्या क्या है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य देखते हैं। तो पहला कार्य है कि निर्वाचन आयोग के पास उत्तरदायित्व होता है कि वो निर्देशन तथा आयोजन करवाना, मतलब चुनाव को आयोजन करवाना, मतलब चुनाव कराना सबसे पहला और मुख्य कार्य होता है इसका। दूसरा नामावली को तैयार करना, मतलब कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कौन नेशनल पार्टी है उसको देखना, उसको नेशनल पार्टी का दर्जा देना। नेशनल पार्टी का दर्जा देके उसकी जो लिस्ट है उसमें उसका नाम शामिल करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, कौन कौन से जो राजनीतिक दल है वो नेशनल पार्टीज है उसकी मान्यता भी चुनाव आयोग ही देता है। 4 थिंग की राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राज्य मान्यता देना, अब कौन से राज्य है और कौन से राष्ट्रीय दल है उसकी मान्यता भी यही देता है। राजनीतिक दलों को निर्दलीय भी यही देते हैं। सांसद और विधायक के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी नियुक्त करना इनका ही काम होता है। निर्वाचन आयोग की शक्तियां बहुत रहती है और इनका मुख्य काम चुनाव कराना और जो वोटर्स हैं, मतलब हम जो वोट देते हैं इन लोग की लिस्ट बनाना कि कौन वोट देगा। अगर जो मर गया है तो उसकी लिस्ट जो है उसमें से नाम काटना और जगह जगह चुनाव की व्यवस्था करना, ये सारे काम किसके होते हैं, चुनाव आयोग के होते हैं। अगर आप अभी चुनाव हो रहे हैं, आप देख सकते हैं चुनाव में क्या क्या काम होते हैं, तो जितने भी काम होते हैं वो सब कौन ऑर्डर देता है, चुनाव आयोग द्वारा ही की जाती है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना, अगर कोई घपला कर रहा है चुनाव में तो उसको अयोग्य घोषित करके उसको चुनाव से हटा देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुच्छेद 324 स्पष्ट में लिखा है कि निर्वाचन आयोग की जो शक्ति कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित हो सकती है, मतलब कार्यपालिका है वो नियंत्रित कर सकती है इसकी शक्ति को। निर्वाचन का परीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन कराने की शक्ति में देश में मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराना इसका मुख्य काम होता है। यानी मुफ्त में सबको चुनाव में भाग लिया जाए और सबको नामावली इसमें सबके नाम शामिल हो, अगर कोई मर गया तो उसको हटाना, जो भी 18+ लोग हो जाते हैं उसको ऐड करना, इसमें सारे काम चुनाव आयोग के होते हैं। अब देखते हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराने में, स्वतंत्र चुनाव कराने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्या होता है, ये राजनीतिक दलों और उम्मीदवार हेतु बनाया जाता है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट किस पे लागू होता है, ये राजनीतिक दलों को होता है। जब इलेक्शन की डेट आ जाती है ना, इलेक्शन की डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे दे देता है, जैसे अभी डेट आ चुकी है, तो इनको एक कानून होता है उसका पालन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा जो जितने भी राजनीतिक दल है उस पर लगाए जाते हैं, तो कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, तो जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसे ही कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचार संहिता। तो इसमें प्रतिबंध होता है कि राजनीतिक दलों की आलोचना केवल उनकी नीतियां, कार्यक्रम और पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। अब अगर चुनाव की डेट आ गई कि
जैसे चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी, कितनी तारीख को चुनाव है, अगर डेट आ गई तो उसके बाद ये कानून लागू हो जाता है। उसके बाद जो आलोचना करेगा अपोजिट पार्टी की, वो ओनली उसके कार्य, उसके नीतियां और पिछले रिकॉर्ड के तौर पे कर सकता है, बाकी और किसी चीज के ऊपर नहीं कर सकता है। जातिगत और सांप्रदायिक भावनाओं को आहत करने और अत्यस्थापित रिपोर्टों के आधार पर उम्मीदवारों की आलोचना करने में मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने की विचार को, मतलब जाति संप्रदाय के नाम पे लोग करते हैं ना, वोट से पहले पैसे देते हैं, लड़ाई करवाते हैं मतदान के लिए, घर घर जाके जैसे दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। जिस दिन चुनाव होते हैं उसके एक दिन पहले चले जाते हैं, उसके 2 दिन पहले चले जाते हैं, या उसी दिन चले जाते हैं उनके घर। अब वोटों, आपको पता होगा, घर घर आते हैं, कहते हैं हमें वोट दे, हमें वोट दे। तो ये गलत होता है, क्योंकि कोई आएगा और वो एक दारू की बोतल देगा और कहेगा कि हमें वोट दे उस दिन आके, तो क्या होगा, एक हनन होगा, लोकतंत्र का हनन होगा, चुनाव का। तो इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। ऐसी कुछ बैठकें भी हैं कि पार्टियों को किसी भी बैठक के स्थान पर समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके। अब हर पार्टियों को अगर कहीं उनकी बैठक हो रही है तो उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इस समय क्या होता है, अपोजिट पार्टी एक दूसरे को मारने में बिजी रहती, मतलब झगड़ा वगड़ा का बहुत ज़्यादा इशू रहता है इस समय। जुलूस पे भी इस पे प्रतिबंध रहता है। यदि 2 अथवा 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से अगर निकल रहे हो, क्या होता है इस समय, वो लोग रैलियां निकालते हैं पार्टीज, तो राजनीतिक दलों को सुनिश्चित करने के लिए पहले संपर्क कर लेना कि जुलूस में आपसी में टकराव ना हो, क्योंकि फिर हिंसा हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक दलों के सदस्य पर प्रतिबंध लगाने वाले, पुतले जलाने वाले, इन सब की अनुमति नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा, अपोजिट पार्टी के पुतले जलाते हैं, पर जब चुनाव की डेट आ जाती है ना, तो उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसके बाद नहीं जलाया जा सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे नियम है जो चुनाव की डेट आने के बाद लागू हो जाते हैं, उसे ही कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चुनाव के दिन केवल मतदाता और चुनाव आयोग से प्राप्त जो वैध पास वाले लोग होते हैं, उन्हीं को मतदान केंद्र में अनुमति देना है। मतलब कोई भी मतदान केंद्र में नहीं घुस सकता है अगर उसका उस समय उसके पास चुनाव के वो प्रवेश की अनुमति ना हो। जो आपको वोट देने की अनुमति होती है, कोई भी पार्टी का चाहे लोग हो, वो अंदर नहीं जा सकता है। मतदान केंद्रों पर सभी अधिकृत पार्टी कार्यकर्ता उपयुक्त बैच अथवा पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। सभी को पहचान पत्र उस दिन होना चाहिए उनके पास। उनके द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची जो होती है, सादे सफेद कागज पर होगी और उनकी कोई प्रतीक और उम्मीदवार का नाम अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा। ये मॉडल कंडक्ट में किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे 4th चैप्टर से बनता है। 4th क्वेश्चन जो कि है हमारा मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे, और कैसे पूछा जाएगा, और कैसे हम उसके आंसर दे सकते हैं, अब हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि भारत में जो मानव अधिकार आयोग है, मतलब जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके अधिक्रमण से संबंधित शिकायतों और निवारणों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रभाविता का आकलन कीजिए। या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के उद्देश्य क्या है और उसकी भूमिका का विवरण कीजिए। मतलब कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया, इसकी भूमिका क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसकी नियुक्ति होती है, और कैसे ये शिकायतों को और लोगों की जो मानव अधिकार है, जो लोग पैदा लेके ही अपने साथ वो अधिकार आते हैं, तो उसकी कैसे रक्षा करता है और कहाँ तक रक्षा करता है, और कहाँ तक इस पे प्रतिबंध है कि कहाँ तक ये हमारी मदद कर सकता है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए आंसर कैसे देंगे अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो आप सोच लोगे मानव अधिकार आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी क्या है, ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यानी वैधानिक संस्था यानी इसका संविधान में हमें उल्लेख मिलता है, इसके बारे में जानकारी हमें संविधान में दी गई है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई है। इसकी 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में। 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए थे। यह संविधान द्वारा मानवाधिकार बनाए गए हैं। जीवन का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार,
ये सब जो है ये ही हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार है जो हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी हमारे जीवन का अधिकार, हमें जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का, कुछ भी हमें बोलने का, और समानता का अधिकार। ये क्या है, हम जन्म से लेके ही, जैसे कि जॉन लॉक ने भी कहा है कि ये तीनों अधिकार हमारे क्या है, जन्म से ही होते हैं। यही हमारे मानव अधिकार आयोग जो अधिकार होते हैं वो होते हैं। तो क्या होते हैं मानव अधिकार? अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए कि आप मानव अधिकार क्या होते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। तो परिभाषा के अनुसार ये अधिकार होते हैं जाति, लिंग या राष्ट्रीयता या भाषा या कोई भी धर्म, किसी भी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की परिभाषा के अनुसार। ये किसकी है? जो यूनाइटेड नेशन आपने सुना होगा, उसने ये परिभाषा दी है कि जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, अगर किसी के भी अनुसार अन्य व्यक्तियों से भेदभाव किया जा रहा है तो ये उसके मानव अधिकार का हनन हो रहा है। मतलब किसी को भी आप जाति, लिंग, राष्ट्रीयता के आधार पर उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ये अपना मानव अधिकार है, वो मानव है, उसको अधिकार है वो कुछ भी अपनाए, किसी भी जाति में पैदा ले, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी, यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब अधिकार शामिल होते हैं। यानी मानव अधिकार में हम जी सकते हैं, हम गुलामी और यातना से मुक्ति पाना हमारे अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, और शिक्षा प्राप्त करना, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे मानव अधिकार होते हैं जो हर मानव को पैदा होते ही प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। तो आप समझ गए कि मानव अधिकार क्या होता है। मानव अधिकार जो हम जन्म से लेके पैदा होते हैं जो अधिकार को, यानी जीने का, बोलने का, खाने का, घूमने का, शिक्षा का, तो ये सब हमारे मानव अधिकार होते हैं। हम जानते हैं थोड़ा मानव अधिकार का थोड़ा इतिहास। तो मानव अधिकार की सार्वभौम जो घोषणा है, यानी सबसे पहले जो घोषणा है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में अपनाया गया था। मतलब इसकी जो परिभाषा है उसको 10 दिसंबर को 1948 में पेरिस में जो यूएन इनकी जो एक सभा थी उसमें इसको अपनाया गया था। मतलब उस परिभाषा दी गई थी। मानव अधिकारों के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। ये ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि पहली बार किसी ने सवाल उठाया था कि मानव अधिकार जो है उसकी भी रक्षा होनी चाहिए। हर साल 10 दिसंबर को ही क्या किया जाता है? मानव अधिकार दिवस बनाया जाता है। 1991 में पेरिस में हुई जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक थी उसके सिद्धांत एक समूह था जिसने पेरिस के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो पेरिस में 1951 में एक संधि हुई थी, एक बैठक हुई थी, उसे पेरिस संधि भी कहा जाता है। इस बैठक में यह तय किया गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन साबित हो। मतलब इसकी स्थापना इस दिन की बात की गई थी। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानव अधिकार में जवाबदेही और मजबूती लाने का उद्देश्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को अपनाया गया था। यह जो अधिनियम है ये सभी सरकारों को सभी मानव अधिकार जो है वो बनाने का अधिकार देता है। मतलब सभी सरकारों, सभी राज्यों को क्या देता है कि आप अपने मानव अधिकार आयोग बना सकते हो इस कमेटी के जरिए। अब जानते हैं मानव अधिकार परिषद क्या है। तो मानव अधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी सरकार के अंदर चलने वाली एक क्या है, संस्था है, जिसका गठन 15 मार्च 2006 में किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यानी जो यूएन है उसके द्वारा उसने बोला था और उसके प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इससे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया। जो पहले जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग था ना, उसकी जगह क्या किया गया, इस मानव अधिकार आयोग को लाया गया। यह पूरी दुनिया में मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यानी लोगों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना इसका क्या है, उत्तरदायित्व है, यानी इसका कर्तव्य है। इसी के साथ यह संस्था मानव अधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। अगर कोई मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, कोई किसी से बोलने का अधिकार छीन रहा है, पढ़ने का अधिकार छीन रहा है, जीने का अधिकार छीन रहा है, तो उसको सजा देना भी इसका काम होता है। इसके पास मानव अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दे विषय पर चर्चा करने का अधिकार है। मतलब मानव अधिकार से जुड़े जितने भी मुद्दे होते हैं उसको देखना, उसकी रक्षा करना, सब इसका काम होता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देश से मिलकर बना है। समझ गए आप?
अब राष्ट्रीय मानव अधिकार की संरचना क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, देखते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है, यानी इसमें बहुत सारी क्या है सदस्य, बहुत सारी पोस्ट है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। मतलब इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं, कम से कम 3 जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और बाकी जो होते हैं वो अनफिक्स होते हैं। इसमें जो है अध्यक्ष और जो सदस्य है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो उच्च कमेटी उसकी सिफारिश पर की जाती है, यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके द्वारा। इसका जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, मैक्सिमम आयु इसकी 70 वर्ष होती है, जो कि तय की गई है। इन्हें केवल तभी हटाया जा और इनको हटाया कैसे जा सकता है, इनको तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मान लिया गया कि इन्होंने दुर्व्यवहार किया है या इन्होंने असमर्थता दिखाई है, इन्होंने कोई घपला किया है, इन्होंने मानवाधिकार का हनन किया है, तभी इनको पोस्ट से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। इसके अतिरिक्त आयोग में जो 5 विशिष्ट विभाग है, इस आयोग में 5 विभाग होते हैं, 5 सेशन होते हैं। एक विधि विभाग होता है जो कानून बनाता है, इसमें एक जांच विभाग होता है जो जांच देखता है, इसमें एक कार्यक्रम विभाग होता है जो इस कार्य को लागू कराता है, एक परिष्करण विभाग होता है जो इसकी देखरेख करता है और एक प्रशासन विभाग होता है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष के नेता, इन सब के द्वारा परामर्श भी की जाती है। मतलब इसकी देखरेख कौन करता है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा और जो राज्यपाल होते हैं इनके द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य और शक्ति क्या है, कैसे ये कार्य करता है और इसकी कहाँ तक इसको शक्ति दी गई है। तो मानव अधिकार जो है, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला यदि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से कोई लाता है इनके पास, तो ये क्या करते हैं, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी जांच कराने का इसको अधिकार होता है। अगर कोई किसी की मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अगर आप में से जितने भी वीडियो दे रहे हो, आप में से किसी का भी या किसी का भी मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मतलब किसी को बोलने का, खाने का, पीने का, घूमने का कोई भी अधिकार छीना जा रहा है जो मानव को होने चाहिए, तो आप इस कमेटी के पास जा सकते हो और इससे कंप्लेंट कर सकते हो। इसके पास मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कोई भी ऐसा मामला हो जो आपके मानव अधिकार का हनन कर रहा हो, आप इसके पास कंप्लेंट कर सकते हो। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। ये आयोग क्या करता है, किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, जितने भी तिहाड़ जेल है उसका दौरा करता भी है ये। और क्या करता है, जेल में जो कैदी होते हैं ना बंद, उन कैदियों को देखता है कि उनकी निरीक्षण करता है कि उसके मानव अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अब आप सोच रहे हो कि कैदी को क्यों देखता है, कैदी तो है पर वो है तो मानव ना। और प्रत्येक मानव, चाहे वो कैदी हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे नेता हो, कोई भी अगर वो इंसान है तो उसके मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैदी है फिर भी उसको जीने का, खाने का, पढ़ने का, इन सब का अधिकार होता है। और जेल में इसलिए ये जो है कमीशन वाले वो जाते हैं और देखते हैं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए हैं। तो संविधान द्वारा ये और अन्य कानून को मिलाकर ये बनाया गया है कि लोगों की सुरक्षा की जा सके, इसकी समीक्षा करता है और उनके बदलावों की सिफारिश भी करता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है, मतलब बदलाव का एक कार्य करता है। आयोग जो है वो प्रकाशनों, मीडिया और सेमिनार, इन सब के माध्यम से क्या करता है, समाज को क्या करता है, इसकी जानकारी देता है, इससे जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है, लोगों की मानव अधिकार के बारे में बताता है, सुरक्षा करता है और क्या करता है, जागरूक भी करता है लोगों को। प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार, बहुत सारे ये सब करके आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ भी होती है जो कि आंतरिक राहत प्रदान कर सकती है। मतलब एक इनके पास अदालत भी होती है जो छोटी सी, वो क्या करती है, आपको अगर आपका हनन हो रहा है, आप इनके पास कंप्लेंट करने जाओगे तो ये क्या करेगा, आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। अगर किसी ने किसी के मानवाधिकार आयोग का हनन किया है तो ये भुगताना और हर्जाना लेके उसको माफ करने का भी अधिकार देता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल
बहुत बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज होती है, क्योंकि बहुत जो मानव अधिकार आयोग है उसका हनन हमारे देश में या पूरी दुनिया में होता रहता है। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानव अधिकार के उल्लंघन से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी करता है। अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार भी जो है उससे भी सिफारिश करता है कि अगर किसी मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उनकी रक्षा करे। आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट क्या करता है, वो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, और जो राष्ट्रपति है वो दोनों संसद जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें दे देते हैं, और फिर वो जो भी करते हैं वो संसद वाले ही करते हैं। मतलब इनका काम यही तक होता है कि रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को दे देते हैं और राष्ट्रपति संसद में दे देता है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार की सीमाएं क्या क्या है, मतलब कहाँ तक इसकी सीमा है, कहाँ तक इसकी शक्ति है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है, मतलब इसके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिससे ये जांच कर सके, ओनली जांच करता है, दंड देने का इसको अधिकार नहीं है। इसलिए बहुत से केस पड़े के पड़े रह जाते हैं। अधिकतर मामलों में यह है संबंधित सरकार के मामलों की जांच करने का आदेश देता है। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत में पूर्व अटॉर्नी जनरल सोराजी थे, उसने इसे क्या किया है, इंडिया टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन की संज्ञा दी है, एक नाम दिया है। क्यों? क्योंकि असमर्थ है लोगों की रक्षा करने में, क्योंकि रिपोर्ट तो तैयार करके राष्ट्रपति को दे देता है, राष्ट्रपति संसद में दे देता है। अब अगर पार्टी का लोग हुआ तो संसद में वो कानून पास ही नहीं होगा और उसको सजा मिलेगी नहीं, बस ये सिफारिश कर सकता है, दंड नहीं दे सकता, यही इसकी कमी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास किसी भी मामले से संबंधित मात्रा में सिफारिश करने का अधिकार नहीं है, मतलब ये सिफारिश बस सिफारिश ही कर सकता है, किसी निर्णय को लागू करने के लिए ये बाध्य नहीं है। कई बार क्या होता है, धन की आपूर्ति के कारण ये बाधा डालती है, कोई पैसे ज़्यादा दे देते हैं, पार्टी में केस दब जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाती है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उन शिकायतों की जांच भी नहीं कर सकता है जो घटना होने की शिकायतें जो है बिना जांच के ही रह जाती है, मतलब बहुत से ऐसे केस जिसे ये नहीं देख पाता और वो केस पड़े के पड़े रह जाती है। अक्सर सरकार या तो लागू किया जाता है उसे, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पूरी तरह से क्या कहते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग, केंद्र सरकार जो है, इन सब के आगे मांग की जाती है और वो पड़े के पड़े रह जाती है। और बहुत से जो सेना बल होते हैं इन पे भी कंट्रोल नहीं कर पाता है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सेना है जो घर में घुस के मतलब अगर जांच करना हो तो कर सकती है, और ऐसे घुसना भी किसी के घर में मतलब उसकी मानव अधिकार आयोग का हनन होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो मानव अधिकार आयोग का हनन करती है। तो आप समझ गए हो कि मानव अधिकार आयोग की सीमाएं कहाँ तक है, उसके कार्य क्या थे, मैंने आपको सब बता दिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारी 5th यूनिट से बनती है। 5th क्वेश्चन की जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो है हमारा कैग सुशासन को बढ़ावा देने के लिए भारत में महालेखक परीक्षक की भूमिका बताए। जो महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो कैसे हमें सुशासन, हमारे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्या है क्या, यानी महालेखा परीक्षक है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन की परिचय की महालेखक परीक्षक होते क्या है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक है यानी कैग जो है वो संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, मतलब हमारे भारत के जितने भी अधिकारी होते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद में द्वारा अनुन्नय खर्च, मतलब संसद के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो बेफुल खर्च होते हैं या कुछ ऐसे खर्च ना हो रहे, इनकी सीमा तथा धन खर्च ना हो पाए, इसकी देखरेख की जाती है। मतलब ये एक तरफ से जो नेता होते हैं उनकी पैसों की देखरेख करता है, ये भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कि भारत के संविधान के तहत स्वतंत्र प्राधिकरण है, मतलब ये क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, यानी इसका जो जिक्र है वो संविधान में किया गया है। ये भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षण है, मतलब जितने भी भारत के लेखक विभाग है जो उनकी जानकारी रखता है कि पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं कौन नेता, कोई योजना बना रहा है, मतलब मान लो कोई पुल बना रहा है कोई नेता, उसमें कितने का कंकड़ आ रहा है, कितने का पत्थर आ रहा है, कितने का सीमेंट आ रहा है, ये सारी की लिस्ट बनाना, देखना कि बेफुल खर्च तो नहीं हो रहा कहीं। जैसे कि गिट्टी लाए हो, मान लो 100 रुपये में से 80 रुपये का तो और बता रहे हो 100 रुपये, तो ये ऐसे ना कर रहे हो, तो इन सब की जांच करना इनका कार्य होता है।
इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य जो विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जो होते हैं, सार्वजनिक धन खर्च करने वाले जो लोग होते हैं, उसकी जवाबदेही इनके द्वारा की जाती है, मतलब इनको जवाब देना पड़ता है उन्हें। बस 1976 में कैग को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। 1976 में क्या गया, कैग को लिखने वाले कार्य से मुक्त करके ओनली क्या किया गया, ओनली जांच कार्य पे रखा गया कि आप ओनली जांच कीजिए। इसका संवैधानिक प्रावधान यानी इसका संविधान में कहाँ जिक्र मिलता है, तो अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, उसकी शपथ, उसकी सेवा कैसी होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 139 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और उसकी शक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 150 ये कहता है कि संघ और राज्य को खातों तथा विवरण जो है उसमें राष्ट्रपति के अनुसार इसकी सलाह होनी चाहिए। आर्टिकल जो 151 है वो कहता है कि संघ के खातों से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट है वो जो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है वो क्या होगी, वो संसद में प्रत्येक सदन पर रखी जाएगी। मतलब जो इतने भी कैग को अगर कोई रिपोर्ट कैग तैयार कर रहा है तो वो संसद को देना जरूरी है। अब कैग की स्वायत्तता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि कैग जो है वो राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसको कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, मैक्सिमम इसकी आयु जो होती है 65 वर्ष होती है, और ये दोनों सदनों से जो भी पहले हो उसको लिया जाता है इसमें। तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, यानी कैग का जो अधिकारी है उसको ओनली राष्ट्रपति हटा सकता है। और जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन हेड होता है, मतलब जो उसके जो मेंबर्स होते हैं जुडिशरी, जैसे उनको हटाया जाता है बिल्कुल वैसे ही इसको भी हटाने की प्रक्रिया है। एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने पर इस्तीफा देने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यकाल का पद नहीं ले सकते। मतलब जो कैग का अधिकारी है, मतलब मान लो आप, मतलब मैं कैग की अधिकारी हूँ, ठीक है, और मैंने चाहे मुझे पद से हटा दिया गया हो या मैंने इस्तीफा दे दिया हो, मुझे नहीं काम करना, मेरी उम्र हो गई है या कुछ भी हो रीज़न, मैंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा देने के बाद मैं किसी भी सरकारी पद में काम नहीं कर सकती हूँ, किसी भी। ये इसके रूल के खिलाफ होता है। मतलब अगर आप एक बार कैग के अधिकारी बन गए तो उसके बाद आप रिटायर होने के बाद कोई भी जॉब नहीं कर सकते हो, ये इसका एक रूल होता है। तो कोई भी मंत्री या संसद में जो कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, मतलब जो संसद होते हैं उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता है कैग के अधिकारी का, क्योंकि ये खिलाफ हो जाएगा इसके। कैग जो है, कैग का जो वेतन है और अन्य सेवा शर्तें हैं वो नियुक्ति के बाद जो है कम नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इसकी नियुक्ति हो गई तो इसकी आप जो सैलरी है उसको भी कम नहीं कर सकते। इसकी जो प्रशासनिक शक्तियां द्वारा भारतीय लेखक जो परीक्षक है उसका लेखा विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा क्या करता जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे परामर्श के बाद निर्धारित की जाती है। कैग का जो कार्यकाल है वो प्रशासनिक विभाग के लिए होता है, जिसमें सभी वेतन भत्ते पेंशन ये सब इसमें शामिल होते हैं। मतलब इनकी जो मतलब इसके लिए पहली बात तो वोट नहीं होता है, दूसरी चीज इसमें इसको वेतन भत्ता पेंशन ये सारे इसमें इसकी शामिल होते हैं। अब कैग के कार्य क्या है और कैग की शक्तियां क्या है, तो कैग जो है उसको विभिन्न स्रोतों और ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब ये ओनली इसको अब क्या है, ऑडिट करने का अधिकार होता है, मतलब इसकी जांच करने का। संविधान का अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक मैंने आपको जैसे ऊपर पढ़ाया कि उसमें लिखा गया है कि नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक है यानी कैग जो है उसका कर्तव्य शक्ति सेवा इन सब के बारे में बताया गया है, और ये अधिनियम 1971 के तहत बनाया गया है इसे। तो महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो भारत सरकार के निर्देशक लेखा और लेखा परीक्षक अधीन जो विनियम 2017 आय व्यय का परीक्षण करता है उसके द्वारा की जाती है। कैग जो है वो भारत की संचित निधि, मतलब भारत की जितनी भी पैसे होते हैं उससे रिलेटेड जानकारी रखता है। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या विधानसभा जो होती है उसकी संचित निधि, उसके खातों की जांच और परीक्षण करता है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अन्य अतिरिक्त खातों में सभी डेटिंग, विनिर्माण, लाभ, हानि खाते, बैलेंस इसकी शीट तैयार करता है। मतलब वो कहाँ विनिर्माण में अपने पैसे दे रहे, ट्रेंडिंग में दे रहे, किस लाभ में लगा रहे हैं, किस खाते में लगा रहे हैं, किस बैलेंस शीट में लगा रहे हैं। मतलब मतलब राज्य सरकार, विधानसभा ये सब अपने पैसे कहाँ लगाते हैं इन सब की लिस्ट तैयार करता है ये बेसिकली।
राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट भी करता है। जैसे कोई स्थानीय निकाय को, उसकी भी जांच के खाते का क्या करता है, ये ऑडिट करता है, मतलब निरीक्षण करता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो किसे देता है, ये राष्ट्रपति को दे देता है बना के। और राष्ट्रपति जो है वो संसद के जो दोनों पटल होते हैं, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके जितने भी मेंबर होते हैं और उसकी वहां पे रख दिया जाता है। इससे संबंधित कानून द्वारा, मतलब इसके संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा आवश्यक होने पर वे केंद्र और राज्य सरकार की जो राजस्व वित्त पोषित होने वाले सभी निकाय हैं उसके, तो ये क्या करता है, जितने भी सरकारी कंपनी, निगम, निकाय, जितने भी सरकारी केंद्र होते हैं, मतलब जितने भी सरकारी विभाग होते हैं, चाहे वो जल विभाग, कोई भी विभाग हो, सरकारी विभाग, उन सब की रिपोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को देता है, उसकी पैसों की रिपोर्ट की वो कहाँ पैसे खर्च करें। अब संसद की लोक लेखा समिति जो होती है, यानी पब्लिक अकाउंटेंट्स जो कमेटी होती है, उसकी मार्गदर्शक भी करता है और उसके मित्र के तौर पे क्या करता है, उसको सलाह के रूप में भी कार्य करता है। अब निष्कर्ष के तौर पे आप ये लिख सकते हो कि मतलब जो कैग है, हाल ही के समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान से बढ़ते हुए अनुमान और बाहरी आंकड़ों के कारण क्या है, कैग की आलोचना की जा रही है। इस तरह के आरोप से बचने के लिए कैग को कठोर जो मानकों और इनका पालन करना चाहिए और अपनी अखंडता पर जोर देने और प्रभावित होना चाहिए। मतलब इतने सारे जो अभी घपले हो रहे हैं और उसकी भी जांच नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इसकी निंदा की जा रही है। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, इसे रोकने के लिए कैग को आर्थिक तंत्र में बदलाव करने चाहिए। आप देख रहे हो बहुत सारे सरकारी तंत्र, बहुत सारे सरकारी पैसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आपने बिहार का जो लालू यादव का जो चारा वाला केस था, चारा घोटाला, तो इसमें भी चारा के लिए जो पैसे लिए गए थे वो कितना, मतलब बहुत सारे ऐसे जो घोटाले चल रहे हैं। दिल्ली सरकार पे जो अभी लगे हैं स्कूलों पे बनाने के लिए जो पैसे जितने उसने बताए हैं उतने पैसे नहीं लगे हैं, तो यही सब ये इसकी जांच करता है कि मान लो कोई सरकार है और सरकार ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, मान लो सड़क बनाया चाहे स्कूल बनाया, उसने बताया कि ये स्कूल बना है मतलब 80 रुपए में, ठीक है, उसने रिपोर्ट दी कि क्या कोई 80 रुपए में 100 रुपए में बना है, पर वो स्कूल बना हो ओनली 70 रुपए में या 50 रुपए में, तो उस 40 रुपए तो बच जाएंगे। तो वो अपने क्या करेंगे, वो जो पैसा हो जाएगा वो ब्लैक मनी हो जाएगा। और वो इसलिए वो जांच करता है कि अगर जो बोल रहे हैं वो लोग इतने पैसे में ये प्रोजेक्ट बना है या ये इतने खर्च हुए हैं यहाँ पे इस नीति में, इस कानून में, तो उसकी रिपोर्ट दीजिए आप, ये इसका काम होता है। तो कैग को सतत विकास लक्ष्यों में ऑडिट करने और जीएसटी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। तो कैग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया है, जिसमें विविध जटिल कार्य इसमें शामिल होते हैं। ये भारत में कैग की विश्वसनीयता को दर्शाता है कि कैसे कैग काम करता है। तो भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो है, मतलब जो कैग के अधिकारी है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, आप याद रखिएगा। यही देखते हैं हमारे कैग के अधिकारी, और यही देखते हैं कि अभी कि कहाँ पैसा कौन सा हमारे भारत में खर्च हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने 6 यूनिट पे, 6 चैप्टर पे। हमारा जो 6 चैप्टर है वो है जो हमारी पुलिस है। तो पुलिस से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारी यूनिट में एक पुलिस चैप्टर है, तो पुलिस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या आप कानून बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की भूमिका के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। मतलब पुलिस कैसे कार्य करता है, कैसे हमारी सुरक्षा करता है सार्वजनिक तौर पर। पुलिस भी क्या एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो हमारी रक्षा करता है। पुलिस ना हो तो सोच सकते हो आप कैसी स्थिति हो जाएगी। तो ऐतिहासिक विरासतों ने समकालीन पुलिस व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, मतलब ऐतिहासिक जो विरासत चलती आ रही थी उसमें पुलिस में कैसे बदलाव आए, और समकालीन पुलिस जो थे, मतलब मेडिवल टाइम पे पुलिस कैसी थी, प्राचीन काल पे कैसी थी और अब कैसी है, और कैसे ये उभर रही है धीरे धीरे, और इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, ऐसे भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए। तो अब बेसिकली आपको ये बताना है कि पुलिस का इतिहास क्या था, मेडिवल टाइम पे क्या था, कैसे इसमें अभी सुधार हो रहे हैं, कैसे कार्य करता है, कैसे इसका गठन हुआ है। तो चलिए आंसर देखते हैं कैसे देंगे। आंसर में आपको सबसे पहले लिखना है कि पुलिस क्या है। पुलिस एक सुरक्षा बल होता है, मतलब पुलिस क्या करता है, लोगों की सुरक्षा करता है, जिसका उपयोग किसी भी देश में अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों की रक्षा सेना करती है।
मतलब जो पुलिस है वो ओनली आंतरिक मामलों की जांच करती है और बाहरी की जांच जैसे सेना करती है। जैसे पता है किसी बाहर से जैसे टेररिस्ट या किसी चीज से रक्षा करनी हो तो हमारी सीमा पे जो सेना बल है उसको खड़ा किया जाता है, पर जो पुलिस है उसको आंतरिक सुरक्षा के लिए की जाता है कि देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, मतलब चोरी डकैती या कोई हमला, तो उसको देखता है। इसको गृह मंत्री द्वारा देखा जाता है। तो पुलिस क्या फुल फॉर्म क्या होती है? पुलिस की फुल फॉर्म होती है पॉलिटी, ऑब्डेंटेड, लिटरेट, इंटेलिजेंस, क्लेवर, एलाइट्स, यानी सभ्य, आज्ञाकारी, साक्षर, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, चतुर और चालक और श्रेष्ठ। ये क्या होती है? पुलिस की फुल फॉर्म होती है। तो आपने पुलिस की फुल फॉर्म देख ली। अब जानते हैं पुलिस के कार्य क्या हैं। पुलिस क्या कार्य करते हैं ये आपको भी पता है वैसे, फिर भी देखते हैं। तो पुलिस एक ऐसी जो व्यक्ति का समूह होता है। पुलिस क्या होता है? पुलिस एक व्यक्तियों का समूह होता है जिनका चयन किया जाता है, जिनका परीक्षण किया जाता है और व्यवस्था तथा जो जनता होती है उसकी सुरक्षा और उसकी सेवा के लिए इसको नियुक्त किया जाता है। तो पुलिस की परिभाषा क्या हुई? पुलिस एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है, क्योंकि पुलिस एक तो है नहीं, पुलिस समूह है। बहुत सारे पुलिस होते हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग पुलिस होते हैं। तो पुलिस एक व्यक्तियों का समूह है जिसका चयन किया जाता है, जिसका परीक्षण किया जाता है, जिसको व्यवस्था के लिए, जिसको राज्य के लिए, जिसको जनता के लिए सुरक्षा करने के लिए और सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है उनके पद पे। कानून और व्यवस्था की पूरी जानकारी बनाए रखना, अपराध का निवारण करना, अपराध की जांच करना और संज्ञेय अपराध की अभियुक्त गिरफ्तारी करना जो अपराध कर रहा है, किसी व्यक्ति की जान, माल और आजादी की अगर हनन हो रहा है तो उसकी सुरक्षा करना, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हर कानूनी आदेश और वारंटों को निष्पादित करना। कोई अगर अधिकारी कानून बना रहा है तो उसका निष्पादित करना उसका कार्य होता है। तो इसके कार्य आप समझ गए। अपराध निरोध, अपराधों का विवेचन करना, अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसका विवेचन करना, यातायात नियंत्रण करना। ट्रैफिक पुलिस भी होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो यातायात नियंत्रण करते हैं ना, तो यातायात नियंत्रण भी करना उनका कार्य होता है। राजनीतिक सूचनाओं का एकीकरण तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना उनका काम होता है। रैंडम राजनीतिक सूचना जो होती है उसका एकीकरण करके राजनीतिक दृष्टि से लोगों की रक्षा करना उसका कार्य होता है। पुलिस विभाग जो है वो गृह रक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला एक विभाग होता है। मतलब जो गृह मंत्री है, गृह विभाग होता है हमारा होम मिनिस्टर की, उसके अंतर्गत आती है ये। मतलब ये आंतरिक मामलों को ही देखती है, बाहरी मामलों को नहीं देखती। देश के बाहर के मामले जो होते हैं उसको सेना देखती है हमारी। व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ में ही होता है। जो देश की व्यवस्था होती है, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था जो होती है वो पुलिस ही संभालती है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों के द्वारा किए जाने वाले जो अपराध है उसकी खोजबीन करना और देश की जो आंतरिक संपत्ति है हमारी, उस संपत्ति की रक्षा करना अपराधी से, और उनका अपराध साबित हो इसकी सबूत जुटाना, ये सारा काम पुलिस का होता है। जैसे कि आप जानते हो वैसे पुलिस का क्या काम होता है, तो आप लिख सकते हो ये आराम से। अपराधी घोषित करने के बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति की जो होती है उसकी अदालत में सौंप देती है। आपको पता है कि पुलिस जांच करने के बाद जो उसकी रिपोर्ट होती है वो अदालत में यानी कोर्ट में जाती है। न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है कौन? पुलिस। मतलब क्योंकि सबूत तो उसी को जुटाना है, न्यायालय तो न्याय देगा पर सबूत जुटाने का काम तो उसी को होता है। लेकिन किसी अपराधी को सजा देने का पुलिस का काम नहीं होता। मतलब पुलिस क्या कर सकती है? हाँ, रिपोर्ट बना सकती है उसकी कि वो अपराधी कर रहा है, पर उसको सजा नहीं दे सकती। मतलब उसको मारने का अधिकार नहीं होता है। पुलिस को किसी जनता को मारने का अधिकार नहीं होता है। एंड जो पुलिस होती है उसकी सजा देने के लिए अदालतों की पुलिस द्वारा जो अपराधी के खिलाफ जुटाए जाने वाले जो पुख्ता सबूत होते हैं और जानकारी उस पर निर्भर रहना होता है। साथ ही इसकी जानकारी और सबूतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी सबूत के आधार पर ऐसे बिना कोर्ट की अनुमति किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता और उसको सजा नहीं दे सकता है।
अब जानते हैं कि पूर्व औपनिवेशिक काल में प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था कैसी थी। मतलब पूर्व औपनिवेशिक काल कौन से था? औपनिवेशिक काल तब था जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे। तो अंग्रेज में आने से पहले हमारे जो देश में जो पुलिस व्यवस्था थी वो कैसी थी, ये हमें जानना है। तो भारत की जो वर्तमान पुलिस विभाग की जो स्थापना है, मतलब जो अभी हमारी जो पुलिस व्यवस्था चल रही है, उसकी जो स्थापना है वो 1843 में की गई थी, जब सर जॉर्ज नेपियर थे। उनकी देखरेख में औपनिवेशिक आयरिश जो कॉन्स्टेबलरी की तर्ज पर सिंध में एक पुलिस प्रणाली की स्थापना सबसे पहली बार की गई थी। नेपियर की पुलिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आयरिश कॉन्स्टेबलरी में दर्ज पर पुलिस की एक सामान्य प्रणाली स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया था। प्राचीन साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति जो है, जो कि मनु, उनके द्वारा जो उनकी पुस्तक है उसमें प्रारंभिक भारतीय जो सामाजिक मापदंड है उसके आधार पर क्या किया गया है। आपने अगर थर्ड सेमेस्टर में आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा था, मनु पढ़ा था, मनु ने अपने विचार में अपने दंड की नीति की बात की है। तो जो दंड की नीति है उस दंड की नीति को पुलिस व्यवस्था ही की जाती है। मनु के अनुसार राज्य घर शांति बनाए रखने के लिए और बाहरी खतरों से सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। राजा को अपराध को रोकने तथा न्याय देने का काम सौंपा गया था पुलिस को। और जो आपने पढ़ी होगी डंडा की अवधारणा मनु की प्राचीन काल में, तो वो एक पुलिस से रिलेटेड ही है, क्योंकि आंतरिक मामलों की जो जांच करता था उसे दंड दिया जाता था और डंडा नीति उसे कहा जाता था। दमनकारी का शक्ति का प्रतीक थी और अल्प विकसित पुलिस प्रणाली की एक तरफ से कह सकते हो वो नींव थी। मतलब पुलिस व्यवस्था पहले से ही थी प्राचीन काल से। प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था एक रूप से अद्भुत और विविध थी, मतलब अलग थी थोड़ी। प्राचीन भारत में युद्ध और सुरक्षा के लिए विभिन्न राजाओं द्वारा साम्राज्यों में सेना सुरक्षा बलों को गठन किया जाता था। इन सेनाओं की जांच और शांति स्थापना के लिए कुछ विशेष समूह भी होते थे। उदाहरण के लिए जैसे मौर्य काल आपने देखा होगा, मौर्य काल में सुंदरी अधिकारियों नाम से एक अधिकारी था, मतलब अधिकारी मतलब पुलिस व्यवस्था थी, उसको सुंदरी अधिकारी कहा जाता था। टामक एक परिष्कृत पुलिस बल था जो जनता की सुरक्षा कर सकता था। कह सकते हो कि आज के टाइम पे जो पुलिस थे वैसे ही वो पुलिस थे। उसके अलावा गुप्त काल आपने देखा होगा, तो गुप्त काल के अंतर्गत भी नगर सेना और दंड नायकों की टीम थी। तो ये भी क्या करती थी, अपराध को देखती थी, जैसे आज की हमारी पुलिस देखती है। तो कह सकते हो वो भी एक तरह की पुलिस व्यवस्था थी प्राचीन काल की। तो धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं के अनुसार पुलिस की भूमिका भी रही है, मतलब सामाजिक और धार्मिक अनुसार भी पुलिस की अवधारणा प्राचीन काल में रही है। उदाहरण के लिए गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो धर्मशास्त्र के आधार पर न्यायिक व्यवस्था को लाया गया था, जो कानून के खिलाफ कानून को लागू करना और कोई अपराध करना है तो उसको देखना, तो वो भी क्या एक पुलिस व्यवस्था जैसी थी। तो अगर आप ये पाई चार्ट भी देख सकते हो कि जैसे परगना होता था, परगना में थानेदार होता था, जो कि जिसे थानेदार कहते थे, जो कि कानून बनाता था, मुकदमा करता। तो जो आपने सुना होगा गुम मुकद्दम चौधरी जो होता था, ये सब क्या करता था, थानेदार होते थे। और थानेदार जो होते थे वो पुलिस के समान ही होते थे पहले। सूबेदार होते थे, महंत समधी होते थे, फौजदार होते थे। तो ये सब भी एक पुलिस की तरह ही काम करते थे प्राचीन काल में। तो इस प्रकार प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था का विकास विभिन्न समयांतरों में व विभिन्न रूपों से हुआ है। कह सकते हो आप जो पुलिस व्यवस्था है वो प्राचीन काल से चलती आ रही है और इसमें दिन पर दिन क्या हुए, अलग अलग परिवर्तन होते गए हैं। तो भारत में पुलिस के जो कार्य है उससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे पुलिस जनसंख्या अनुपात। मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है और जो पुलिस की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब जितनी एक लोगों पे मतलब पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए जितने लोगों पे उतनी नहीं है। राजनीतिक दबाव रहता है पुलिसों पे। तो पुलिस क्या होती है, आजकल पुलिस घूस खाती है, तो इसलिए पुलिस की चुनौतियां ये बन गई है और राजनीतिक दलों का दबाव रहता है, ये उनकी चुनौती है। राज्य पुलिस बलों के पास अधिकारियों की किसी कमी है, मतलब बहुत सारे इस पे कम अधिकारी है और इनके पास बदलती प्रौद्योगिकी, मतलब आजकल जो ज्यादा क्राइम हो रहे हैं वो साइबर हो रहे हैं। तो जितने भी पुलिस है उनको मतलब टेक्नोलॉजी का विज्ञान होना चाहिए, ये उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा साइबर क्राइम ही चल रहे हैं। तो साइबर को देखने के लिए पुलिस को जी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये उनकी सबसे मेन चुनौतियां हैं। तो आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आरबीआई। तो आरबीआई से कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
तो हम अपना लास्ट चैप्टर देखते हैं जो कि है आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हमारी मतलब हमारे जो भारत की जो बैंक है उसको कंट्रोल करती है और महंगाई को भी कंट्रोल करती है, हम देखते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने अपने जो यूनिट करवाए थे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उसमें मैंने आरबीआई नहीं करवाया था। तो अगर आपने आरबीआई मैंने उसमें नहीं करवाया था, फिर भी आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपको एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और ऊपर से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो देखते कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आरबीआई से बनता है कि मौद्रिक नीति तैयार करने और उसको लागू करने के लिए आरबीआई की भूमिका बताइए। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई की एक संस्था है। तो आरबीआई कैसे हमारी मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है और कैसे हम बैंकों को कंट्रोल करता है, इसके बारे में आपको इसकी भूमिका बतानी है कि कैसे कैसे आरबीआई काम करता है। सेकेंड थिंग ऐसे पूछ सकता है कि वित्तीय स्थिरता, मतलब जो हमारा वित्तीय स्थिरता मतलब महंगाई को कंट्रोल करने में, इसको बनाए रखने में आरबीआई की भूमिका और गतिविधि का और ये कैसे निगरानी करता है बैंकों पे, इसकी जांच करे और इसके बारे में बताए। यह क्वेश्चन बन सकता है। तो आरबीआई क्या है, हमें सबसे पहले जानने की जरूरी है। हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं आरबीआई, आपने सुना होगा, बैंक नोटों पे भी लिखा रहता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। है क्या आरबीआई? तो आरबीआई क्या है, आरबीआई जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी जानते हैं, जैसा कि ये एक वैधानिक निकाय है, यानी इसका जिक्र हमें संविधान में मिलता है, इसलिए हम इसे वैधानिक निकाय कहते हैं, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र मिलता है आपको। जो देश के जो केंद्रीय बैंक होते हैं उस रूपों में कार्य करता है। क्या है ये देश का एक केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, केंद्र बैंक देश का, उसके रूप में आरबीआई काम करता है। जो देश की आर्थिक स्थिरता है उसका विकास को संभालता है, मतलब देश में महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने में आरबीआई का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये क्या करता है, ये सरकार के सभी जो महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। सरकार जितनी भी मौद्रिक नीति बनाती है अपने उस सबको कंट्रोल करने में, जितने भी सरकार की जो पैसों से रिलेटेड गतिविधियां होती है उस सब का प्रबंधन, उस सब काम करता है आरबीआई करता है। आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कि वो क्या है, वो बैंकों का भी बैंक है, मतलब बैंकों को भी कंट्रोल, जितने भी आपका कोई ना कोई तो बैंक होगा, आप सबके बैंकों का जो बैंक होता है वो आरबीआई होता है। तो आप समझ गए आरबीआई क्या होता है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो अधिनियम 1934 के तहत हुई थी, मतलब जब अंग्रेज थे ना, अंग्रेज के टाइम पे ही हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, और अधिनियम 1934 के तहत इस प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। जो रिजर्व बैंक है यानी केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ कोलकाता में सबसे पहले किया गया था, मतलब इसका जो सबसे पहले जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था, और 1937 में क्या किया गया, इसको स्थान करके मुंबई कर दिया गया। मतलब सबसे पहले जब आरबीआई की स्थापना की गई तो इसका जो संस्था थी, इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। फिर क्या हुई, देश आजाद हो गया 1937 में, देश आजाद होने के मतलब 10 साल पहले फिर इसको मुंबई में रूपांतरित कर दिया गया। तो अब जानते हैं हम आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या आरबीआई करता है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, आरबीआई क्या करता है, और आरबीआई की मौद्रिक जो अथॉरिटी है यानी मॉनेटरी उसकी पॉलिसी है वो क्या होती है, और कैसे ये कंट्रोल करता है महंगाई को, और कैसे ये बैंकों का बैंक कहलाता है। तो आरबीआई के प्रमुख कार्य में से जो पहला कार्य आता है वो होता है उसका मौद्रिक प्राधिकरण, मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी करता है। जो पैसे से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं वो आरबीआई क्या करता है, देखता है। मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और उसकी निगरानी करना, यानी मौद्रिक जितनी भी बाजार में मौद्रिक नीति आती है वो सारी कौन करता है, वो सारी आरबीआई द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विकास करना, इसका उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता बनाए रखना होता है, यानी महंगाई को कंट्रोल करना बाजार में मौद्रिक पॉलिसी के तहत आरबीआई का काम होता है। दूसरा आरबीआई क्या करता है, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, यानी रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब फाइनेंशियल जितने भी सिस्टम होते हैं उसको सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है। कैसे करता है, बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है। जो बैंक होते हैं उसके लिए मापदंड, उनके लिए कानून बनाता है,
जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और जो वित्तीय प्रणाली है वो काम करती है। और जो आरबीआई की जो नीति होती है उसी के तहत जो हमारे भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सबको इनकी पॉलिसी को मानना ही मानना पड़ता है, क्योंकि ये बैंकों का भी बैंक होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना। मतलब प्रणाली में, किस प्रणाली में, मतलब बैंकों पे लोगों का भरोसा बन सके। और हम क्या कर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, क्यों करते हैं, हमें बैंक पे भरोसा है, क्यों है, वो आरबीआई के चलते हैं कि आरबीआई जो है वो इन सारे बैंकों को, जो एसबीआई, कोटक, जितने भी आप बैंक सुनते हो, महिंद्रा, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन सबके पैसे रखता भी है, कुछ बचा के, और कुछ इनको भी रखने की अनुमति देता है कि अगर ये भाग जाए या इनका लॉस हो जाए तो ये जनता के पैसे दे सके, इसलिए कंट्रोल करता है। और इसी कंट्रोल के चक्कर में हमें इन बैंकों पे भरोसा होता है और हम क्या करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं। जमाकर्ता मतलब जो जमा करने वाले जैसे हम होते हैं, इसके कस्टमर, उसके हितों की रक्षा करता है और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करता है। और आज देख रहे हो कि जैसे कि सबका बैंक आज है, पेटीएम भी है, और सबके पास एक बैंक होता है। सस्ते दामों पे सबको बैंक खुलवाना, किसी का 100 रुपए, किसी का 1000 रुपए में खुल जाता है, किसी का सरकार द्वारा तो 0 बैलेंस भी खुला है। तो मतलब कम दामों पे ग्राहक को बैंकिंग की उपलब्धता प्रदान करना इसका कार्य होता है। आरबीआई का तीसरा काम होता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना, यानी मैनेज करता है फॉरेन जो एक्सचेंज होता है। मतलब जितने भी मतलब विदेशी पैसे होते हैं और जो हमारे पैसे विदेश में उसकी एक्सचेंज करना, यानी विदेशी जो मुद्राएं होती हैं उसको एक्सचेंज करना, प्रबंधन करना, उसका इसी का कार्य होता है। अगर कोई इंडिया घूमने आ रहा है या कोई इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसको पैसे तो एक्सचेंज करने होते हैं ना, तो उस पैसे को एक्सचेंज करना और विदेशी मुद्रा का भंडार और प्रबंधन देखना सारा आरबीआई का कार्य होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन ये करता है, मतलब अधिनियम 1999 के तहत ये करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि विदेश में जो व्यापार भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके और भारत में विदेशी मुद्रा का बाजार जो है उसमें विकास तथा उसे बनाए रखना जा सके। मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश व्यापार कर रहा है या भुगतान करना चाहता है, विदेश में घूमना चाहता है, तो उसको डॉलर चाहिए होगा या कोई और पैसे चाहिए होगा जिस देश में घूम रहा है, तो आरबीआई क्या करता है, एक्सचेंज करने का कार्य करता है। आपको वो लेके आपको वो दूसरी मुद्रा दे देता है और दूसरों से बाजार का नियंत्रण अच्छा बन सके, वैश्वीकरण बढ़ सके, इन सब में मतलब ये जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन है इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है चौथा है मुद्रक जागरूकता। आरबीआई क्या करता है, समय समय पे इशू ऑफ करेंसी करता है, मतलब मुद्रा से जागरूकता कार्य करता है। यह करेंसी जारी करता है, उसका विनियम करता है तथा परिचालन योग्य नहीं होता है, पर ये करेंसी सिक्कों को नष्ट कर देता है। आपको पता होगा समय समय पे एक मुद्रा जारी होता है जिसको करेंसी टोकन मतलब करेंसी कहते हैं, सिक्का। ये ये योग्य तो नहीं होता है बाजार में, पर इसको क्या कहा जाता है, लागू किया जाता है और जो सिक्के होते हैं उसको नष्ट किया जाता है। और सिक्कों को नष्ट करने पे जितने सिक्के नष्ट होते हैं उसके बदले में ये क्या करा जाता है, बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले जो करेंसी नोटों को और सिक्के की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना होता है। मतलब सबके पास अच्छी गुणवत्ता में और सबके पास पहुंच जाए उतने ही बनाना इसका कार्य होता है। और भी इसके संबंधित कार्य होते हैं, जैसे सरकार का बैंकर भी होता है ये। मतलब मेन बैंक जो है हमारा भारत का वो यही होता है आरबीआई, क्योंकि केंद्र बैंक होता है ये ही सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। मतलब हमारे जितने बैंक है ना, आप सबके अलग अलग बैंक होंगे, अकाउंट होंगे, उन सबका बैंकों का भी बैंक होता है आरबीआई। केंद्र और जो राज्य सरकार के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका भी अदा करता है। केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार होते हैं उनके बीच जो व्यापारिक बैंक होते हैं, मतलब जो उनके लिए जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बैंक होते हैं, तो इन सब में भूमिका अदा भी यही करता है, उनके बैंकर का भी कार्य करता है। बैंकों के लिए भी बैंकर है, जैसे कि बैंकों का बैंक है ये कह रहा है, सभी अनुचित बैंकों के खाते रखता है। मतलब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का तो रखता ही है और मार्केट को तो कंट्रोल करता ही है, मुद्रा
विदेशी मुद्रा भी देखता है, प्रबंधन करता है, मुद्रा बनाता भी है, महंगाई भी कंट्रोल करता है, बैंकों का बैंक भी है। और ये किसको कंट्रोल करता है? सारे बैंकों को भी कंट्रोल करता है। बैंक भी अपनी मनमानी नहीं चला सकते हैं, आरबीआई से उनको अनुमति लेनी पड़ती है। अब सबसे मेन बात, अब जानते हैं हम मौद्रिक नीति क्या है आरबीआई की। ये जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, ये आपको हर जगह पूछा जाता है, क्योंकि सबसे मेन बात जो आरबीआई में हमें पढ़ना होता है वो होती है आरबीआई की मौद्रिक नीति। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे या आपके क्वेश्चन भी मौद्रिक नीति से इसमें भी बन सकते हैं, तो मौद्रिक नीति जानना सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि मौद्रिक नीति से ही पूरा कंट्रोल करता है आरबीआई, हमारे मार्केट को, हमारे कैसे देश को कंट्रोल करता है। तो मौद्रिक नीति में सबसे पहले आता है एक रेपो रेट, जिसे रेपो दर कहते हैं। आपने कभी रेपो रेट सुना हो? क्या होता है? तो रेपो रेट एक तरह का ब्याज होता है। रेपो रेट क्या होता है अब मैं बताती हूँ। जैसे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई जो है वो बैंकों को क्या करता है? लोन देता है। मान लो ये एसबीआई है और ये पंजाब नेशनल बैंक है, तो पंजाब नेशनल बैंक और जो ये एसबीआई है, ये क्या करेगा? ये लोन लेते हैं, लोन लेते हैं किससे? आरबीआई से। मतलब बैंक भी लोन लेते हैं आरबीआई से। आरबीआई क्या करता है? बैंकों को लोन देता है। लोन देता है 2 से 14 दिनों के लिए। अगर जो लोन देता है आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाला, उस पे जो ब्याज लगाता है आरबीआई, कि आप अगर आरबीआई से पैसा ले रहा है कोई बैंक, तो आरबीआई जितने परसेंट पे देगा, मान लो 2% पे दे रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? रेपो रेट हो जाएगा। और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जो बैंकों द्वारा आरबीआई को 1 या 2 दिन के लिए लोन दिया जाता है, उपसर पर लगाया गया ब्याज। अब देखो, आरबीआई अगर लोन दे रहा है, यानी बैंकों का बैंक अगर इन सारे बैंकों को लोन दे रहा है, और उस पे जो दर लगेगा उसको तो रेपो रेट कहते हैं। अब बैंक भी आरबीआई को लोन देता है। अब जब बैंक आरबीआई को लोन देगा उल्टा, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा। अब क्या है? आरबीआई से ये लोग बैंक वाले बैंक लेते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं बैंक। जैसे कि आरबीआई से एसबीआई ने लिया, महिंद्रा ने, कोटक ने लिया, कोटक महिंद्रा, और इसने कोटक ने लिया, पंजाब नेशनल बैंक, जिस जो भी आपका बैंक है उन सब ने आरबीआई से ही वो लोन लेते हैं। उन्होंने आरबीआई से 2 से 14 दिन तक के लिए लोन लिया। अब लोन लेने के बाद उन्होंने क्या करा? उन पे जितना आरबीआई ने दर लगाया कि आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज हो जाएगा, रेपो रेट कहलाएगा। अब वही जो पैसे होते हैं वही क्या करा जाता है, जो ये होते हैं बैंक, वो जैसे कोई पैसा निकालता है इमरजेंसी पे, तो वो निकाल पाते हैं, क्योंकि ये पैसा आरबीआई ही देता है उन्हें। और फिर क्या करते हैं? अगर जैसे कि संडे और सैटरडे आपने सुना होगा बैंक बंद रहते हैं बहुत से, तो संडे एंड सैटरडे को ग्राहक कम आते हैं, तो उस दिन तो बैंकों का पैसा मतलब बैंक पैसे तो वेस्ट करना बेकार ही होता है। तो 2 दिन के लिए पैसे को क्या करा जाए? बैंक क्या करेगा? तो क्या करता है? आरबीआई कहता है कि आप हमें वापस दे दीजिए ये पैसा उस दिन, क्योंकि 2 दिन तक पैसे को मार्केट में कोई ज्यादा बैंक जाता नहीं है, बैंक बंद रहते हैं, तो 2 दिन तक बैंकों में पैसा पड़ा रहेगा, और 2 दिन में जो पैसे होंगे उसको मार्केट में लगा दिया जाएगा, शेयर मार्केट में, तो अच्छे पैसे आ जाएंगे। तो क्या करता है? आरबीआई वापस पैसे ले लेता है। मतलब अब क्या करता है? बैंक लोन दे देता है, क्योंकि 2 दिन इनका बैंक बंद रहता है, तो ये आरबीआई को लोन देता है, और जितने परसेंट पे ब्याज पे भी पैसा देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहता है। अब आप समझ गए होंगे रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब एक होता है सीमांत स्थायी सुविधा, यानी एमएसएफ क्या होता है। आप एमएसएफ क्या होता है अब जानिए। आरबीआई द्वारा बैंकों को आपातकाल लोन जो 1 दिन के लिए जो दिया जाता है, उस पर लगाया गया ब्याज को रेपो रेट से ज्यादा जो होता है उसे कहा जाता है। मतलब अगर मैंने यही बताया, आरबीआई जो लोन देता है इन बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए अगर दे रहा है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। पर अगर 1 दिन के लिए दे रहा है, इमरजेंसी के लिए, अगर कोई बैंक एसबीआई मांग रहा है, एसबीआई के पास पैसा खत्म हो गया, वो गया आरबीआई के पास, उसने कहा मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, 1 दिन के लिए मुझे लोन चाहिए आज ही,
क्योंकि रेपो रेट तो 2 से 14 दिन का होता है, 1 दिन का तो होता नहीं है। अगर 1 दिन के लिए लोन लेने अगर जाएगा तो उसे एमएसएफ कहा जाएगा और उसका जो ब्याज होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा। मान लो रेपो रेट मैंने बताया था 2% है, तो ये होगा 4 या 3%, ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में ले रहे हैं पैसे। इमरजेंसी में अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो महंगी तो मिलती है ना, तो क्या होता है एमएसएफ महंगा होता है रेपो रेट से। अब एक होता है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है? जो बैंक है वो 14 दिन से ज्यादा दिनों के लिए आरबीआई से लोन लेती है, उस पर लगाया गया लोन। अब आपने रेपो रेट समझ गए? रेपो रेट होता है आरबीआई से 2 से 14 दिन के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बैंक देता है आरबीआई को लोन। और एमएसएफ आप समझ गए होंगे, 1 दिन के लिए लोन जो बैंक लेता है आरबीआई से। अब बैंक दर होता है कि 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन। अभी ये तो 1 दिन के लिए लोन ले रहे थे और रेपो रेट रह रहे थे 2 से 14 दिन के लिए। पर अब 14 दिन से भी ज्यादा के लिए अगर बैंक चाहेगा एसबीआई कि मुझे 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन चाहिए, तो क्या होता है? तो हमें बैंक दर पे क्या मिलते हैं? लोन मिलता है और उस पर जो ब्याज लगता है वो क्या कहलाता है? वो बैंक दर कहलाता है। आप समझ गए होंगे। अब एक होता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है भारत में नगद आरक्षित अनुपात को सीआरआर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा निर्धारित एक राशि होती है। तो जो सीआरआर है ये बैंकों पे आरबीआई लगाता है कि आपको कुछ परसेंट, जितने परसेंट लगाता है उतने परसेंट पैसे आपको क्या करने पड़ते हैं? अपने बैंक में जरूर रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका बैंक लॉस हो गया है या आप भागने वाले हो या तो कुछ इशू आ जाए तो जनता के पैसे उसे मिल जाए, तो सुरक्षित करने के लिए आरबीआई जो लगाता है बैंकों पे जो ब्याज कि आपको इतने निश्चित पैसे आपको रखने ही रखने होंगे बैंक में, तो उसको कहते हैं सीआरआर। एक होता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है वैधानिक तरलता अनुपात, जो बैंक को नकदी, सरकारी प्रतिभूति या सोने में सुरक्षित आसानी सुलभ रखने के लिए आवश्यकता न्यूनतम राशि रखनी होती है। अब क्या है? अब आरबीआई कहता है कि तुम सोने के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे किसी भी रूप में आरबीआई जितना लगाता है उतने पैसे आपको रखने होंगे कि किसी के पैसे डूब जाएंगे तो क्या होगा? आपको उतने पैसे आराम से मिल जाएंगे। तो आरबीआई एक ये भी रखता है सुरक्षित करने के लिए जनता के पैसे, और एक एसएलआर को भी रखता है। तो आप समझ गए होंगे मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर और जो नगद राशि सीआरआर और एसएलआर होता है। और एक होता है बेस रेट। बेस रेट पे हमें लोन मिलता है। अगर हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं ना और हमें जो बैंक लोन देता है ना, तो उसको कहते हैं बेस रेट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने इसमें आपके जितने भी यूनिट थे वो सारे कवर करवा दिए। एक तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना देख के, अगर आप पहली बार अगर आपने चैप्टर पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही नहीं पढ़ा है, तो आपको ये मैंने इसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सारे क्वेश्चन भी, मतलब सारे आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो एक तरफ से आपके लिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसके लिए वीडियो ये हेल्पफुल हो गई, दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हेल्प हो गई। एंड अगर आप ये परचेज करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप, और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, आपको सेम टू सेम यही पीडीएफ इंग्लिश में भी मिल जाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।